हेलो मेरे लाडलो, मैं आपका अपना रोहित कुमार सोनी। आज अपन जेईई एडवांस 2016 के पेपर 1 की वीडियो सॉल्यूशंस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना मोटिव वही रहेगा बेटा जो ऑलवेज अपन करते आ रहे इतने टाइम से, कि हर एक क्वेश्चंस को पूरा डेप्थ में जाने की क्या कंसेप्ट है और जो इसका मैनिपुलेशंस है, क्योंकि मैथ्स में क्या है ना कि वो मैनिपुलेशंस में आपको फंसाने की ट्राई करता है। कंसेप्ट लगा के उसमें वो किस टाइप की कैलकुलेशन डाल रहा है उसके अंदर, वो जो उस टाइप की जो कैलकुलेशन के स्टेप है वो नए नए स्टेप आपको मैं सिखाने की ट्राई करूंगा। चलिए कि क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे थीटा दिया हुआ -π/6 से -π/12, मतलब थीटा नेगेटिव ही दे रखा आपको। सपोज α1 β1 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसके रूट्स निकाल सकते हैं अपन। α1 β1 ये दिया हुआ है, तो यहाँ से अपन α1 β1 का वैल्यू क्या आ सकता है ना, वो बराबर आ सकता है -b, मतलब 2 sec थीटा प्लस माइनस का स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ जाएगा ना, b स्क्वायर, मतलब 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस का 4ac कितना आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये α1 β1 क्या हो सकता है ना, यहाँ से 4 बाहर आएगा, बाहर कितना आएगा, 2 बाहर आएगा, तो 2 कैंसिल आउट, क्या बचा, sec थीटा प्लस माइनस sec स्क्वायर थीटा -1 कितना आ जाएगा ना, tan थीटा आ जाएगा। तो ये बन गया अपने पास sec थीटा प्लस माइनस tan थीटा। अब यहाँ पे ना सुनने लायक बात था, यहाँ पे बोला हुआ है इसके रूट्स α1 β1 बोला, तो एक रूट तो होगा sec थीटा प्लस tan थीटा, एक sec थीटा माइनस tan थीटा। कौन सा α1 कौन सा β1, उसके लिए यहाँ पे कंडीशन है कि α1 जो है ना वो बड़ा है β1 से। α1 जो दे रखा है वो बीटा है β1 से। देखो सेक पे तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन tan अगर नेगेटिव होगा ना थीटा, तो tan नेगेटिव बाहर देगा। तो इसका मतलब अगर बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए ध्यान रखना बेटा कौन बड़ा है, α1 तो ये आएगा sec थीटा माइनस का tan थीटा। क्यों? क्योंकि बाहर नेगेटिव है, एक नेगेटिव ये देगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और β1 फिर क्या आ जाएगा ना, sec थीटा प्लस का tan थीटा। आराम से आपने ये चीज लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली मैं सेकंड वाली इक्वेशन को देखो, उसके रूट्स है α2 β2, तो α2 β2 क्या आएगा आपके पास ना, α2 β2 आ जाएगा आपके पास में 2 tan थीटा, ठीक है, और माइनस का b होता है ना, तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 tan थीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 4 tan स्क्वायर थीटा और प्लस का 4 आ जाएगा, है ना, 4ac का वैल्यू प्लस का 4 आ गया, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा। तो α2 β2 का वैल्यू कितना आएगा ना, 2 कैंसिल आउट, माइनस का tan थीटा प्लस माइनस ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा ना, sec स्क्वायर थीटा, तो बाहर कितना आ जाएगा ना, sec थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे जहाँ ये tan थीटा नेगेटिव है, तो अगर थीटा नेगेटिव लूँगा तो वैल्यू बड़ा आएगा, क्योंकि sec पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कौन बड़ा है, α2 बड़ा, तो α2 तो आ जाएगा माइनस का tan थीटा प्लस का sec थीटा, और β2 कितना आ जाएगा ना, प्लस का tan थीटा माइनस का, नहीं सॉरी ये तो माइनस ही रहेगा, माइनस का tan थीटा प्लस का सेक, माइनस का sec थीटा, सॉरी ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा हुआ है, α1 प्लस β2, ये α1 और β2 को अगर मैं ऐड करूं तो क्या हो जाएगा ना, sec कैंसिल आउट, α1 प्लस β2 किसके बराबर आएगा, माइनस का 2 tan थीटा के बराबर। तो माइनस का 2 tan थीटा सी ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो नोट डाउन कर सकते हो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी था, है ना। चलिए सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चन से अपने स्टार्टिंग वाले नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है ना कि पीएनसी का क्वेश्चन है और काफ़ी इजी है बेटा, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, ए डिबेट क्लब कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। उसका क्लब के अंदर 6 गर्ल्स है, 4 बॉयज है। A team of 4 members is to be selected from this club.
यहां से एक 4 मेंबर का टीम बनाना है, इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ ए कैप्टन फ्रॉम अमंग दीज 4 मेंबर्स। जो 4 मेंबर्स का टीम बना रहे ना, उन्हीं फिर 4 मेंबर्स में से एक कैप्टन भी सेलेक्ट करना है, उन्हीं 4 मेंबर्स में से एक कैप्टन भी सेलेक्ट करना है। ये चीज ध्यान में रखना। फॉर द टीम, उस टीम के लिए, इफ द टीम हैज टू इंक्लूड एट मोस्ट 1 बॉयज। यार ये जो चीज है ना बेटा, आपको कंफ्यूज ना होनी चाहिए। अब तो क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन बार बार इस टाइप के। एट मोस्ट, एट लीस्ट वर्ड को एग्जैक्टली में कन्वर्ट करना सीख जाओ आप। इसने लिखा हुआ है एट मोस्ट 1 बॉय, तो या तो मतलब बॉय मैक्सिमम 1 ही लिख सकते हैं, तो या तो 1 होगा या फिर 0 होगा, है ना। तो 2 केस बनेंगे। केस नंबर 1 में 1 बॉय, टोटल कितने की टीम बनानी है? 4 मेंबर का, तो फिर क्या करोगे? 3 गर्ल्स सेलेक्ट करोगे। केस 2 में क्या हो जाएगा ना, बॉयज लोगे नहीं, 0 बॉयज और फिर 4 की 4 गर्ल्स आ जाएगी, गर्ल्स डोमिनेट कर जाएगी। यहाँ भी डोमिनेट कर रही है, ठीक है। अब है ना, ये तो बहुत इजी हो गया यार। एक बॉय सेलेक्ट करना, कितने बॉय है? 4 बॉय, तो 4 में से एक सेलेक्ट करना 4C1, 3 गर्ल्स सेलेक्ट करना 6 में से, तो 6C3। अब इतना फाइनल नहीं हुआ अपना आंसर। यहां अपन ने टोटल एक 4 मेंबर का टीम बना लिया। अब उस टीम का कैप्टन भी तो सिलेक्ट करना है। कैप्टन 4 में से कोई एक सिलेक्ट करना है। कैप्टन के लिए इसने पर्टिकुलरली कोई कंडीशंस नहीं लिखा है, तो आप सिंपली 4C1 लिख दोगे बेटा, 4C1। केस 2 में 0 बॉयज, तो सिलेक्ट ही मत करो बॉयज। 6 गर्ल, तो मतलब 4 गर्ल्स, 6C4। अब जो ये 4 गर्ल्स सेलेक्ट होगी, उनमें से कोई एक कैप्टन भी बनेगा, तो 4C1। अब इन दोनों को बस ऐड कर दो बेटा, केसेस को लास्ट में ऐड करते हैं। ये कितना आ जाएगा ना, ये 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, ये 6C3, 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 3 × 2, प्लस में ये 6C2, तो 6 × 5 बाई का 2 और 4C1 का 4, तो ये 6 कैंसिल आउट, ये 20 और 4 चौका 16, तो 320, और ये कितना आ जाएगा ना, 2 5 की 30 और ये 60, 380 आ जाएगा। यस, ए ऑप्शन आपका एकदम सही दिया हुआ है बेटा, इस पर टिक मार सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी था, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं था। नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है ना, देखो एक सेट दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू क्या क्या है वो देख लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मैटर करेगा अपने लिए। x बिलोंग कर रहा है -π और π दोनों पे ओपन है, x कभी 0 भी नहीं होगा, x कभी माइनस और +π/2 भी नहीं होगा, ठीक है। ये 3 वैल्यूज नहीं होगी, और -π और π के बीच में बिलोंग कर रहा है। द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। यार ऐसे क्वेश्चंस तो है ना मैं क्लास में करवाता हूँ बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस क्लास में करवाते हैं अपन। सिंपली इस टर्म को इधर लेके जाओ, साइन कोस में कन्वर्ट करो, बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अपन क्या लिख सकते हैं ना, √3 cos x प्लस का 1/sin x इज इक्वल टू 2 टाइम्स, इस साइड आके पॉजिटिव कौन बनेगा, कोट वाला बनेगा, तो cos/sin माइनस का sin/cos, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, sin x cos x, तो इधर तो बन जाएगा √3 sin x प्लस का cos x, और इधर आ जाएगा 2 टाइम्स cos² x माइनस sin² x। सिंप्लीफाई हो गया। cos² माइनस sin² कितना होता है, cos 2x होता है। इसको आप इधर लेके जाओ तो ये तो बहुत और सिंप्लीफाई होगा, 2 से डिवाइड भी नहीं करना पड़ा, √3 sin x, √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x इज इक्वल टू cos 2x, ये चीज आ गया। अब इसको अगर अपन देखेंगे, इसको यहाँ पे cos है, इस साइड भी cos का फॉर्मूला बनाना, तो cos का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos x माइनस का, क्योंकि प्लस है तो माइनस लगाएंगे, 1/2 कितने पे होता है, π/3 पे, तो cos x माइनस का π/3 इज इक्वल टू cos 2x। तो यार तो फॉर्मूला बन गया
x माइनस पाई बाई 3 किसके बराबर होगा, 2n पाई प्लस माइनस का 2x। अब यहाँ पे बेटा ना दो केस बना लेते हैं अपन। केस नंबर 1, एक तो क्या बना लेते हैं ना, प्लस लेते हैं, तो x माइनस का पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस का 2x। तो इसको इस साइड लेके आओ तो x बचेगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ना, माइनस का 2n पाई माइनस का पाई बाई 3। एक तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा क्या आएगा ना, या माइनस लो, माइनस लेंगे तो माइनस का 2x उस साइड लेके जाओ तो 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस का पाई बाई 3। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 भी आ जाएगा। ये दो केस बन के आ गए। वैल्यूज पुट करो, n बिलोंग्स टू ऑलवेज क्या होता है बेटा, इसमें n बिलोंग्स टू ऑलवेज इंटीजर रहता है। तो n अगर मैंने 0 पुट किया है ना, n अगर 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा ना, माइनस का पाई बाई 3 आ जाएगा। चलेगा वैल्यू, क्योंकि माइनस पाई और पाई के बीच में आ रहा है। n का वैल्यू अगर मैंने 1 पुट किया, n का वैल्यू 1 पुट किया तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2 पाई माइनस का पाई बाई 3। नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा बेटा, माइनस पाई से ही छोटा हो गया, रिजेक्ट करो। n का वैल्यू अगर मैंने -1 पुट किया, -1 पुट करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ना, ये 2 पाई माइनस का पाई बाई 3। तो 6 और 1 5 आएगा, 5 पाई बाई 3। ये चल पाएगा क्या, ये भी नहीं चल पाएगा, पाई से बड़ा आ जाएगा, तो ये रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे एक वैल्यू एक्सेप्टेबल आया, ये वाला, ठीक है। अगर मैंने n का वैल्यू -2 पुट किया तो 4 पाई, ये फिर भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं इस पे आता हूँ, n का वैल्यू 0 पुट करो तो x इज इक्वल टू पाई बाई 3 पाई बाई 9 आ गया, ये चल जाएगा वैल्यू। n का वैल्यू 1 पुट करो तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ना, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 3। तो कितना आ जाएगा 6, एक 7 पाई बाई 9, ये वैल्यू भी एक्सेप्टेबल है। n का वैल्यू -1 पुट करो, -1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा ना, माइनस का 2 पाई प्लस का पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई का 3, है ना। तो ये माइनस का 6 और माइनस का 6 माइनस का 5 पाई बाई 9, ये वैल्यू भी चल जाएगा, है ना। तो ये अपने पास अभी एक वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 4 वैल्यू आ गया। n का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो माइनस का 4 माइनस का 12 माइनस का 11 पाई बाई 9 नहीं चल पाएगा, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 4 नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इतना वैल्यू आ जाएगा। इन सब वैल्यूज़ को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, कितना कितना आ जाएगा, क्या लिखा है, सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यू, सबको ऐड करो, पाई बाई 9 प्लस 7 पाई बाई 9 प्लस नहीं माइनस 5 पाई बाई 9 और माइनस का पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 9 एलसीएम आ जाएगा, पाई प्लस 7 पाई माइनस का 5 पाई माइनस का 3 पाई, तो माइनस का 8 पाई प्लस का 8 पाई, तो 0 आ जाएगा। तो 0 मतलब सी ऑप्शन आपका एकदम सही दिया है बेटा। यार इसमें तो समझने लायक कुछ ये था, बस मैनिपुलेशंस था, ये चीज़ यहाँ पे आके बच्चों को गड़बड़ नहीं होना चाहिए था, इस पे आके, ठीक है। चलिए जी अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा ध्यान से सुनना, मज़ेदार क्वेश्चंस है और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस है ना। ऐसे क्वेश्चंस आते भी है हर साल। देखो क्या क्या चीज़ दिया, लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज को बड़ा देख के छोड़ मत देना, समझने की ट्राई क्यों क्या क्या बोलना चाह रहा है। ए कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री हैज़ ओनली 2 प्लांट्स T1 एंड T2. Plant T1 produce 20% and plant T2 produce 80% of total computer produced. टोटल जो कंप्यूटर प्रोड्यूस किया जा रहा था उसमें T1 का जो योगदान है वो 20% है और T2 का जो योगदान है वो 80% है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट T1 कितना बोल सकते हैं ना अपन, कितना आ जाए, 20% है, तो 20/100 मतलब 1/5 आ गया, ठीक है। तो प्लांट T2 का फिर कितना आ जाएगा ना, बचा हुआ आ जाएगा 4/5 मतलब 80% है। ये चीज़ आपने निकाल लिया। आगे 7% ऑफ कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव। अरे जब कोई भी अपन काम करते हैं ना तो सारा
मटेरियल थोड़ी काम का होता है, कुछ डिफेक्टिव भी निकलते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें 7% डिफेक्टिव मटेरियल निकल रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कितना है 7%, मतलब 7/100। ये डिफेक्टिव का प्रॉपर्टी है। अब डिफेक्टिव ऐसे तो है नहीं कि किसी एक से होगा, T1 से भी होगा, पहले प्लांट से भी होगा, दूसरे प्लांट से भी होगा, ठीक है। अब इसने एक आगे कंडीशन दिया है, उस कंडीशंस का यूज करते अपने रिजल्ट निकले के आएंगे। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी आप लैंग्वेज को मैथमेटिकल कन्वर्ट करना सीखो। लैंग्वेज में क्या दी है, प्रोबेबिलिटी कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट। बड़ा ये जो गिवन दैट वर्ड है ना, इसकी गांठ बांध लो। गिवन दैट वर्ड जब यूज किया हो तो कौन सी प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं, मैं पहले भी बताया था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। कौन सा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। और गिवन दैट जो लिखा होता है वो नीचे आता है, गिवन दैट रहता है वो नीचे आता है, ठीक है। तो डिफेक्टिव का प्रॉपर्टी व्हेन T1 हैज अकर्ड या गिवन इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 10 टाइम्स, इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 10 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2। तो ये आ जाएगा डिफेक्टिव का प्रॉपर्टी व्हेन प्लांट T2 के द्वारा हो रहा है। ये एक आपको कंडीशन दे रखा है, ये कंडीशन आपको दे रखा है। अब मैंने क्या है ना खुद से क्या एज्यूम कर लिया, अच्छा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो वर्ड यूज करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव व्हेन T2 हैज अकर्ड। अब मैंने ना खुद से एज्यूम कर लिया लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव व्हेन T2 हैज अकर्ड, इसका वैल्यू T है, इसका वैल्यू T है। तो अपने पास क्या आ जाएगा फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव व्हेन T1 हैज अकर्ड, ये क्या आ जाएगा 10 टाइम्स T आ जाएगा। एक वेरिएबल आ गया, अब T की वैल्यू निकालनी है, और T की वैल्यू निकालने के लिए डिफेक्टिव वाली प्रॉपर्टी दे रखा है, ठीक है। अब देखो कैसे यूज करूंगा मैं, ध्यान से सुनना बड़ा यार, मजेदार क्वेश्चन है। आप इसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ो तो चीजें क्लियर होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कैसे लिख सकते हैं अपन, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है। अब है ना टोटल डिफेक्टिव दे रखा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ जब T1 हो गया तब डिफेक्टिव कितने हैं, है ना। तो एंड जब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव जब T2 हो जाता है तब डिफेक्टिव कितने हैं, दोनों में डिफेक्टिव चेक करते हैं। तो इसका मतलब पहले मेरे को प्लांट T1 सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो प्लांट T1 का प्रोबेबिलिटी प्रोसेस देखो कैसे है। पहले थोड़ा डिफेक्टिव सेलेक्ट करना, अरे पहले किसी प्लांट में जाएंगे ना, अरे पहले तो किसी प्लांट में जाएंगे फिर वहाँ पे डिफेक्टिव कितने वो चेक करेंगे। तो पहले मैंने प्लांट T1 को सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे डिफेक्टिव सेलेक्ट कर रहा हूँ जब मैंने प्लांट T1 ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुका हूँ। इसको ऐसे लिखेंगे, फिर मैं प्लांट T2 को सेलेक्ट किया और फिर मैंने डिफेक्टिव सेलेक्ट किया कि प्लांट T2 में कितना है, वैल्यू पुट करो आंसर आएगा, T की वैल्यू आएगी। ये कितना है 7/100, एक वो स्टेप लिख दो, 7/100 इज इक्वल टू, ये T1 का कितना आ जाएगा, अभी लिखा था 1/5, और ये कितना था 10T, और ये कितना था 4/5, और ये कितना था T, 5 LCM आ जाएगा, यहाँ पे 7/100, ये 5 LCM आ गया, 10T + 40 14T, ये कितना 20, ये कितना 2, तो T कितना 1/40, T का वैल्यू 1/40 आपके पास में आ गया बेटा, T का वैल्यू 1/40 मैंने निकाल लिया। T था क्या यार, T जहां जहां था ना वहां पुट कर दो आप। तो इसका मतलब आपको मिल गया, आपको क्या क्या चीज मिल गया, आपको पता लग गया प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव व्हेन T2 हैज अकर्ड, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 1/40 है। क्यों, क्योंकि आपने T माना था। अब यार एक चीज और सुनो ध्यान से, थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस को और आगे पढ़ा, आगे क्या दिया है, वेयर P of E डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये पता है यार, ए कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री इज रैंडमली सेलेक्टेड एंड इज डज नॉट आउट टू बी डिफेक्टिव।
लास्ट में क्या है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2, नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए, वो भी प्लांट T2 के अंदर होना चाहिए, नॉन डिफेक्टिव वो भी प्लांट T2 के अंदर। तो नॉन डिफेक्टिव का निकाला, डिफेक्टिव का पता, तो नॉन डिफेक्टिव तो 1 माइनस ही करना है यार, नॉन डिफेक्टिव वन प्लांट T2 एज अकर्ड, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/40, तो 39/40, ठीक है। ऐसे ही डिफेक्टिव वन प्लांट T1 एज अकर्ड, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा ना कि 10t था, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा, तो नॉन डिफेक्टिव T1 एज अकर्ड 3/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ना 3/4 आ जाएगा। अब आपको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड इन प्लांट T2, नॉन डिफेक्टिव का निकालना है व्हेन प्लांट T2 के द्वारा होता है। ठीक है, तो व्हेन इट इज प्रोड्यूस्ड प्लांट T2, तो T2 के द्वारा सेलेक्ट करना है जब नॉन डिफेक्टिव हो जाता है, तब इसको निकालना है अपन को। तो ऊपर तो क्या आएगा ना, नीचे तो आएगा टोटल नॉन डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी। तो नॉन डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकता है ना, ये लिख देता हूं मैं, प्लांट T1 सेलेक्ट किया और प्लांट T1 में नॉन डिफेक्टिव कितना है, ठीक है। प्लांट T2 सेलेक्ट किया, प्लांट T2 में नॉन डिफेक्टिव कितना है, और बड़ा बेस थ्योरम याद करो, बेस थ्योरम में ये T2 का पूछ रहा है, ये तो T1 का योगदान, ये T2 का योगदान, और बेस थ्योरम में T2 का योगदान ऊपर लिख दोगे, T2 का पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव एंड T2 सेलेक्टेड, बस ये वैल्यू पुट कर दो। अब तो यार T2 कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा आपके पास में 4/5, तो ये 4/5 एंड नॉन डिफेक्टिव T2 कितना है 39/40, 39/40 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को देख लेते हैं अपन, T1 का कितना आ जाएगा, T1 आ जाएगा 1/5 इंटू नॉन डिफेक्टिव T1 1/5 और 3/4, प्लस ये था ही आपके प्लस 4/5 39/40, तो यार ये तो 200 कैंसिल आउट, 4 इंटू 39, और ये कितना आ जाएगा ना, ये 200 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे 20, तो 10 बचेगा तो ऊपर आ जाएगा 30, और यहाँ पे 4 इंटू 39, तो 4 इंटू 39 कितना होता है 936, 3 4 3 12 और 3 15, और यहाँ पे 186, 2 से काट दो तो 78, और यहाँ पे 83, 78/83, 83 तो 93 है, अच्छा यहाँ सॉरी 93 आएगा ना, हाँ सर क्या कर रहे हो जाता है 93, 78/93, ये ऑप्शन सही है। तेरा क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी था, बस चीज़ें सीख लो आप, बड़ा कैसे कैसे मैनिपुलेट में किया है मैंने। चलिए जी अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे क्या दिया है ना, नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में है द लिस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू R फॉर विच 4α(x² प्लस में 1/x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ठीक है, लिस्ट वैल्यू निकालना है। लिस्ट वैल्यू निकालते टाइम एक तो अपन उसमें एप्लीकेशन और डेरिवेटिव चैप्टर में एक अपने कंसेप्ट आता है, उसमें पढ़ते हैं अपन, इसको डिफरेंशिएट करके अपन सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। दूसरा एक तरीका मैं और लगाना चाहता हूँ बड़ा, इसमें जल्दी बनता है और खूब सारी चीज़ें भी आपको सिखाता है, AMGM कंसेप्ट ये भी निकालता है, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। लेकिन यार AMGM निकालने के लिए ना थोड़ा सा आपको चीज़ें मैनिपुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन GM में क्या करेंगे ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो x तो बच गया। AMGM निकालते टाइम अपना मेन मोटिव क्या रहता है ना बेटा, पहला चीज़ तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए, यस पॉजिटिव दिया हुआ कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो ये सारे के सारे क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और इसने पॉजिटिव दे रखा है। अब ना मल्टीप्लाई करने पे कोई वेरिएबल नहीं बचना चाहिए, कांस्टेंट ही बचनी चाहिए। तो फिर सर क्या करें, जब ऐसे डायरेक्टली नहीं दे रखा हो ना, थोड़ा मैनिपुलेशंस करना पड़ता है। इसी टर्म को मैं दो टर्म में तोड़ सकता हूँ ना,
1/x को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2x, 1/2x। अरे 1/x को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2x प्लस 1/2x। ठीक है, अब ना अब आप इन चारों का मल्टीप्लाई करो, 4α² इंटू 1/2x, 1/2x, 4 भी गया, x² भी गया, ओनली अल्फा बचा। यही चीज मैं सिखाने की बस ट्राई करूं आपको। तो आपको करना क्या है ना, 3 क्वांटिटी, एक तो 4α², एक 1/2x, एक 1/2x, इन 3 पे AM/GM अप्लाई करना है। तो अपन अप्लाई कैसे करते हैं, AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM। तो 4α² प्लस 1/2x प्लस 1/2x डिवाइडेड बाई का 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था, आप मल्टीप्लाई कर दो, 4x² गया तो अल्फा बचा, पावर क्या लगाएंगे 1/3। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई 3 को, और ये कितना बन आ जाएगा 4α² प्लस 1/x ही बन गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा 3α की पावर 1/3। और ये वाला वैल्यू क्या दिया हुआ है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 दिया होता। तो इसका मतलब अल्फा की पावर 1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3, तो अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/27। तो अल्फा का लिस्ट वैल्यू क्या आ जाएगा ना, 1/27 आ जाएगा बेटा, 1/27। कितना इजी क्वेश्चन था। बस ये मैनिपुलेशन जो बता रहा हूँ बेटा, इस सब पे ध्यान दे लो बेटा अच्छे से। अगले वाले अपने जितने भी क्वेश्चन है बेटा, मल्टी करेक्ट वाले, अभी तक अपन को इसने 4 क्वेश्चन थे ना, 4 क्वेश्चन अपन को सिंगल करेक्ट वाले दिए थे, और काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं था, है ना, मेंस पैटर्न वाले क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं एकदम। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ना अपने मल्टी करेक्ट वाले, उसमें देखो यार एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, मल्टी करेक्ट में क्या होता है ना कि आपके हर साल कंडीशन चेंज रहती है, कि कभी पैटर्न चेंज रहता है, कभी आपको पार्शियल मार्किंग स्कीम रहता है, कभी नहीं रहता है। तो इस बार इस वाले में मैं देख रहा था कोई पार्शियल मार्क नहीं था, नेगेटिव मार्क -2 था। नेगेटिव मार्क -2 बहुत ज़्यादा हो जाता है बेटा, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो -2 मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो यार एक एक ऑप्शन उसको टिक करने से पहले सोच लेना है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चंस, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, वेक्टर 3D का क्वेश्चन है। देखो, कंसिडर पिरामिड OPQRs। पिरामिड आपको पता हो ना किस टाइप का रहता है, नीचे जैसे ये एक प्लेन आ गया, ऊपर एक पॉइंट है ना, नीचे जैसे ये 4 पॉइंट एक स्क्वायर है, इस पॉइंट को इन चारों से जोन कर देते हैं, वो पिरामिड टाइप का बन के आ जाता है। जैसे सपोज करो इसने क्या दिया हुआ है ना, पहले पढ़ लेते हैं ऊपर। कंसिडर पिरामिड OPQRs लोकेटेड इन फर्स्ट ऑक्टेंट, मतलब जिसमें तीनों पॉजिटिव रहे, ठीक है, विथ O एज ओरिजिन, OP एंड OR अलोंग द x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। देखो ऐसे बोल रखा है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये आपका O है, ठीक है। OPQRs, OP किस पे दिया हुआ है, x एक्सिस पे, तो ये आपका P है, और OR इस पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द बेस OPQR ऑफ द पिरामिड इज ए स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर दे दिया अपन को, ठीक है बेटा, तो इसने खूब सारी चीजें दे दी अपन को। ये स्क्वायर है OPQR, ये स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे मतलब ध्यान रखना, मैंने थोड़ा में से इससे 3D में जूम करो, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं इन चारों से ज्वाइन कर दूंगा अगर मैं, तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आएगी 3D में, उसी को पिरामिड बोला हुआ है। तो OPQRS ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्क्वायर फॉर्म में दिया हुआ है, और इसलिए OP एक वैल्यू दे दिया 3। ये अगर 3 है तो ये पॉइंट हो जाएगा 3,0,0, ठीक है। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये फिर OP OR सब सेम रहेगा क्योंकि स्क्वायर बोल दिया, तो ये 0,3,0, और ये कितना आ जाएगा 3,3,0। आपने तीनों को लिख दिया, और O ओरिजिन है तो ये तो 0,0 होता ही है, ठीक है, इतना लिख दिया। आगे क्या बोला हुआ है, द पॉइंट S इज डायरेक्टली अबव
द पॉइंट जो डायरेक्टली अबव है उस पॉइंट का नाम क्या है, एस है। द पॉइंट एस इज डायरेक्टली अबव द मिड पॉइंट टी ऑफ डायगोनल ओ क्यू। ये डायगोनल जो ओ क्यू है ना, इस डायगोनल ओ क्यू का मिड पॉइंट क्या है ना, टी दिया हुआ है। तो यार मिड पॉइंट तो निकाल सकते हो आप, जब क्यू पॉइंट पता है, ओ पॉइंट पता है, तो मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, ये 3/2, ये 3/2 और ये 0, ठीक है, ये 0। और इसी पे एस पॉइंट है वो क्या है, टी एस इज इक्वल टू 3। इस टी से 3 डिस्टेंस ऊपर है। यार सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इस टी से 3 डिस्टेंस ऊपर की तरफ है। तो इस ऊपर वाले को मैं ना ऐसे बना देता हूं, ऐसे ऊपर है। अब मैं 3D में ऐसे बाहर तो बना नहीं सकता यार, तो मैं इसको ऐसे बना दी, ये ऊपर की तरफ है ना, ये आपका क्या है, एस है। अब है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है, एस के कोऑर्डिनेट कैसे लिखें। अरे एस में चेंज कहाँ आया है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में चेंज है, बाकी तो सब सेम है ना, तो ये बाकी सब तो सेम रहेगा। 3/2, 3/2 और जेड में कितना चेंज आया, ये कितना ऊपर लेके गए 3, तो ये 3 आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। तो यार डायग्राम बनाना सीख जाओ बेटा। एक लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने करवाया था। तो ये ऐसे मिला दो इनको सबसे, ये स्ट्रक्चर बन के आ गया, ठीक है। बस इतना चीज़ था। अब तो मेरे को क्या निकालना है, एक एक ऑप्शन चेक करता हूँ मैं। अब तो पूरा खेल ऑप्शंस पे है आपका। ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, एंगल बिटवीन ओ क्यू। तो ओ क्यू वेक्टर कितना आ जाएगा बेटा, ओ क्यू वेक्टर आप लिख ही सकते हो, ओ क्यू वेक्टर आएगा 3i + 3j। और ओ एस वेक्टर कितना आएगा, ओ एस वेक्टर आएगा 3/2i, 3/2j और 3k। इनके बीच का एंगल निकालना है, इनके बीच का एंगल। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 3 कॉमन ले लूँ तो i + j आ जाएगा, ये डायरेक्शन आ जाएगा। ये आपका क्या आएगा ना, उस वेक्टर का जो लेंथ है वो दे रहा है। तो ये 3/2 अगर कॉमन ले लूँ तो ये i + j + 2k। तो एंगल तो आप 2 डायरेक्शन के बीच में निकाल सकते हो आप। तो इनके बीच में एंगल निकाल लो आप, इनके बीच में एंगल निकालो, इनके बीच में निकालो, एक ही बात होता है। तो अगर मैं इनके बीच में एंगल निकालूँ तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 = इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √2। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा ना, 2 + 2 4, तो √4 और cos थीटा है ना, यही आएगा। नहीं 4 + √6 आ जाएगा, सॉरी रूट में 6 आ जाएगा। तो यार ये 2 आ जाएगा तो कैंसिल आउट। cos थीटा कितना आ गया ना, cos थीटा आ जाएगा √2/√6। और इसने कितना दिया हुआ है, π/3 कब आता है, जब आपका नहीं, ये नहीं बन पाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत। आगे क्या दिया हुआ ना, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द ट्राइंगल OQS। OQS ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल को कंटेन करने वाला क्या चाहिए आपको, प्लेन चाहिए। तो प्लेन इन तीनों पॉइंट से पास करेगा, है ना। तो यार बी ऑप्शन बहुत इजी हो गया। प्लेन आपको निकालना है, जो 3 पॉइंट दे रखे हैं, O पॉइंट 0,0,0, Q पॉइंट कितना है बेटा, Q पॉइंट आपके पास 330 और ट्राइंगल कौन सा दिया हुआ था, OQS। S कितना, 3/2 3/2 3, S कितना है 3/2 3/2 3। बस ये चीज है। 3 पॉइंट अगर पता हो ना तो प्लेन का इक्वेशन निकालना बहुत इजी होता है बेटा। आप फॉर्मूला याद कर लो, x माइनस कोई एक पॉइंट लिख दिया करो, मैं फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं क्योंकि 0 0 है, और फिर ये लिख दिया करो 330 3/2, क्योंकि माइनस करना होता है 3, ये मतलब माइनस करने होते हैं। तो 0 0 था तो माइनस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। यहाँ पे तो x y z ही बना, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, है ना, उसको 0 कर देंगे तो ये 1 1 0। यहाँ पे 3/2 कॉमन ले लो तो 1 1, ये 2 बन जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो यार, x के मल्टीपल में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस y के मल्टीपल में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। z के मल्टीपल में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब x = y आ जाएगा। और क्या दिया हुआ है, x - y सही तो दिया हुआ है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्या है, द हाइट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P
पी पॉइंट से परपेंडिकुलर हाइट फाइंड आउट करना है। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू द प्लेन कंटेनिंग द ट्राइंगल ओएस। अच्छा यार प्लेन पता है आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। प्लेन पे किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग होता है बेटा। जितने भी प्लेन के फॉर्मूले हैं स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले की तरह ट्रीट किया करो। तो कौन सा पॉइंट है पी पॉइंट, और पी पॉइंट कितना है आपके पास 3,0,0। ठीक है, तो इससे निकालो तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा ना √2 आ जाएगा। 3/√2 दिया हुआ है, सही है, सी ऑप्शन भी आपका आंसर हो जाएगा। डी में क्या दिया हुआ है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू द स्ट्रेट लाइन। अच्छा स्ट्रेट लाइन से जब डिस्टेंस निकालने की बात आती है थोड़ा सा टाइम लगता है, चलो लेकिन करेंगे अपन। अच्छा यार मैंने ये स्लाइड ऐसी बना दी, ये था ना। चलो डी क्या है ना, डी क्या है कि स्ट्रेट लाइन आर एस के बारे में बात किया। आर पॉइंट कितना है 033, आर पॉइंट तो है 030, और एस पॉइंट है 3/2। तो पहले तो अपन इन दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन लिखते हैं, लाइन आर एस का इक्वेशन लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा x माइनस 0/3/2 माइनस 0, तो 3/2 आ जाएगा, है ना। y माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 3/2 आएगा, और z माइनस 0/3 आ जाएगा। इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x माइनस 3, ये 3/2 हटा दो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, y माइनस 3 यहाँ पे -1 आ जाएगा, और z माइनस 0 बराबर यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आर एस आ गया। ठीक है, यहां पे कोई पॉइंट है ओरिजिन ओ। ठीक है, इस पॉइंट से इस लाइन पे डिस्टेंस निकालनी है। तो मान लेते हैं अपन कि इस लाइन पे पॉइंट क्या है लेमडा है, मतलब पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पॉइंट ये आप ओ बोल दिया, इस पॉइंट को ए बोल दो। ए पॉइंट कितना आ जाएगा ना लेमडा प्लस 3, ए पॉइंट कितना आ जाएगा ना लेमडा प्लस 3 माइनस लेमडा प्लस 3, और ये 2 लेमडा, है ना, और एक पॉइंट आपको ये दिया ही हुआ है। ठीक है, अब है ना इसके इस लाइन के पैरेलल वेक्टर ये है ही आपके पास 1 1 1 1 माइनस 1 2। ठीक है, तो आपको ये चीज दिया हुआ था बेटा कि ध्यान से सुनना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप थोड़ा सा करो क्या ना, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ये पॉइंट आपका। ठीक है, तो इस ओ ए वेक्टर परपेंडिकुलर इसके हो जाएगा। तो ओ ए वेक्टर कितना आएगा, ओ ए वेक्टर तो ये आ जाएगा लेमडा प्लस 3 माइनस लेमडा प्लस 3, और मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, यस गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे x माइनस 0 था ना, तो ये 0 आ जाएगा बेटा। तो ये कितना आ जाएगा लेमडा आएगा। देखो मिस्टेक मत करो यार, कैलकुलेशन सर किसको बोल रहे हो, खुद को ही। तो ये माइनस लेमडा प्लस 3 होता है 2 लेमडा। चलो ओ ए वेक्टर कितना आ जाएगा ना, ओ ए वेक्टर आ जाएगा आपके पास में लेमडा माइनस लेमडा प्लस 3 और 2 लेमडा। ओ ए वेक्टर और ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर दो वेक्टर है इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा माइनस से मल्टीप्लाई प्लस लेमडा माइनस 3 प्लस 4 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 6 लेमडा इज इक्वल टू 3। तो लेमडा का वैल्यू 1/2 आ गया। लेमडा का वैल्यू 1/2, तो पॉइंट ए कितना आ जाएगा ना, ए पॉइंट आ जाएगा 1/2, 3 माइनस 1/2 तो 5/2, और ये 1 आ जाएगा। अब इन ओ ए डिस्टेंस निकालो, 2 पॉइंट पता है, स्क्वायर रूट का 1/4 प्लस 25 5/4 प्लस 1, तो 26 प्लस 4 30/4, तो √15/2 कितना दिया हुआ है, √15/2 दिया हुआ है। एकदम सही है बेटा, एकदम सही है। तो बस कुछ नहीं, सारी चीज़ें क्लियर थी अपने,
बस कैलकुलेशन करना था, उसके बाद में तो वो आपने आराम से कर लिया होगा। चलिए जी अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चंस में क्या चीज़ है ना, f 0 से इन्फिनिटी है ना, और फिर टेंस टू कहाँ तक दिया हुआ है, आर ऑल रियल वैल्यूज तक दिया हुआ है, ठीक है, ऑल रियल वैल्यूज, ओके। बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, ये फंक्शन स्टेप से दिया हुआ है कि एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस का एफ एक्स बाई का एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, मतलब जो डोमेन में वही दिया हुआ है। एंड एफ ऑफ, अच्छा यार यहाँ पे ना एडवांस वालों ने बड़ा मस्त चीज़ क्या है कि नॉट इक्वल टू दे दिया, एफ ऑफ 1 नॉर्मली इक्वल टू 1 दिया रहता है, इस बार नॉट इक्वल टू 1 दिया, मतलब कॉन्स्टेंट की वैल्यू कुछ निकाल, मतलब कुछ कमेंट करने पड़ेगा अपन को उस पर, फिर ऑप्शंस दिए हुई हैं। तो अगर इसको आप देखोगे ना, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ ना, इसको अगर मैंने एफ एक्स को वाई बोला तो ये तो दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या दिया हो ना प्लस का वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 2, तो यार ये तो बहुत ईजी हो गया। ये तो क्या दिया हुआ है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले फाइंड आउट कर लो इंटीग्रेशन फैक्टर, ई की पावर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, तो ई की पावर एल एन एक्स, मतलब क्या आ जाएगा, एक्स आ गया। तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्स इंटू में राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो और डी एक्स, तो ये तो कितना आ गया, y किसको बोला था, एफ एक्स को, तो एफ एक्स इंटू में x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई 2 बनेगा, बाई 2 कैंसिल आउट, प्लस का c आ जाएगा कांस्टेंट, तो एफ एक्स क्या आएगा, एक c से उड़ा दो आप, क्योंकि c नॉन जीरो है ना, x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी 0 होता, तो अपन सोचते डिवाइड करने से पहले कोई दिक्कत नहीं है, तो एफ एक्स आ जाएगा x प्लस में c बाई एक्स, ये बन के आ गया, एफ एक्स आ जाएगा x प्लस में c बाई एक्स। अब इसने ना ये दिया हुआ कि एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल टू 1, एक बार के लिए मैं ये लगा देता हूं कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, तो यहां पे अगर 1 लिखेंगे तो ये 1 आएगा, ये 1 प्लस c, इसका मतलब c का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, बट मैंने तो बोला नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू तो c कभी 0 नहीं बनेगा, c का नॉन जीरो वैल्यू आएगा, ठीक है। अब अपन एक एक ऑप्शन पे बात करते हैं, अपन एक एक ऑप्शन पे कमेंट करते हैं। ए ऑप्शन क्या बोला हुआ है ना, ए ऑप्शन बोला हुआ लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है बेटा ना, और एफ डेस 1 बाई एक्स दिया हुआ है। पहले तो आप देखो एफ डेस एक्स क्या आ जाएगा, एफ डेस एक्स यहाँ से अगर आप निकालोगे तो एफ डेस एक्स आएगा 1 माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, एफ डेस 1 बाई एक्स, मतलब x को रिप्लेस करना है 1 बाई एक्स से, तो एफ डेस 1 बाई एक्स क्या आ जाएगा ना, ये तो कांस्टेंट 1, यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना, 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे अब लगा दो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और 1 माइनस का सी एक्स स्क्वायर, तो अगर x 0 को जरा तो ये वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, उसमें कितना दिया, 1 दिया है, तो मतलब सही है एकदम, ठीक है। बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है एफ ऑफ 1 बाई एक्स, एफ ऑफ 1 बाई एक्स कितना आएगा बेटा, एफ ऑफ 1 बाई एक्स आ जाएगा, यहाँ से लिख दो आप 1 बाई एक्स प्लस का सी एक्स, इसको मल्टीप्लाई करो x से, x इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0 लगाओ, तो ये तो वैल्यू 1 देगा, ये 2 दिया हुआ तो ये गलत आ गया। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ ना, सी ऑप्शन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू एफ डेस एक्स, एफ डेस एक्स आपने ये किया ही था, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इंटू एफ डेस एक्स कितना आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा, लिमिट लगा दो x टेंस टू 0 प्लस, तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस सी, तो यहाँ पे x 0 जरा तो ये 0, ये माइनस का c बचा, क्या बचा ना, माइनस का c बचा। अब आपको पता है कि c 0 नहीं है, इसका मतलब ये नॉन जीरो आएगा, इसका मतलब ये नॉन जीरो आएगा, और इसने लिखा हुआ इक्वल टू 0, तो ये भी गलत हो गया, इसलिए c 0 नॉट इक्वल टू 0 काम है आपकी ना, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं यूज कर लेता है एग्जामिनर, ऐसे ही नहीं देता वो। तो नेक्स्ट डी ऑप्शन में देख लो, डीएन में डी ऑप्शन में क्या दिया ना कि एफ एक्स एक बाउंडेड फंक्शन बोला हुआ है, लेकिन यार एफ एक्स फंक्शन किस टाइप का है, एफ एक्स फंक्शन आपके पास है एक्स प्लस सी बाई एक्स, तो अगर मैं एक्स 0 को लेके जाऊँ,
है ना, जीरो को अप्रोच करे, एग्जैक्ट जीरो तो नहीं लिख सकते, जीरो को अप्रोच करेगा तो ये एफ एक्स किसको अप्रोच करेगा, एफ एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो बाउंड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो ए ही ऑप्शन है। हालांकि थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर मल्टी करेक्ट था, क्या एक ऑप्शन होगा, अरे हो जाता है कई बार, मैं प्रीवियस ईयर्स कुछ पेपर्स में देखा है ऐसा होता है, तो कोई उस पर सोचने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो टिक मारो बस। हाँ जी, अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ ना, P एक मैट्रिक्स दिया आपने को, और P मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है कि 3 -1 -2 2 0 अल्फा 3 -5 0 ये दिया हुआ है। अगर अल्फा बिलोंग्स कर रहा है कैपिटल R को, ऑल रियल वैल्यूज आएगी। सपोज Q जो है इज ए मैट्रिक्स सच दैट, ये जो कंडीशन दिया है ना बेटा, यही कंडीशन आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व करके दिखा देगी। यहाँ पे P और Q जो दो मैट्रिक्स है उनका मल्टीपल क्या है, K इंटू में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, K इंटू में एक K कॉन्स्टेंट है, K एक कॉन्स्टेंट है ना, और K बिलोंग्स टू R है और K जीरो भी नहीं है, ठीक है। I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, और ये आपको कंडीशन दे रखा है, इसमें इस पे मैं बाद में आता हूँ ना, एक साथ कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये जो कंडीशन दिया है ना बेटा, आप इसके दोनों तरफ, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ Q आपको दिया हुआ है, डिटरमिनेंट ऑफ Q कितना दिया हुआ है ना, k²/2 दिया हुआ है, तो मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट यूज कर सकता हूं, दोनों तरफ डिटरमिनेंट। अब है ना बेटा, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी याद करो, P और Q आप अलग अलग दो मैट्रिक्स है, तो इनका तो डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ P डिटरमिनेंट ऑफ Q, लेकिन K कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट मल्टीपल और कांस्टेंट को जब डिटरमिनेंट से बाहर निकालते हैं ना, तो याद रखो बेटा प्रॉपर्टी, अगर K इंटू कोई A लिखा है डिटरमिनेंट, तो K की पावर n बाहर आता है, n क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है, I का ऑर्डर कितना है, 3 ऑर्डर दे रखा है, तो K क्यूब बन के बाहर आएगा, और I का डिटरमिनेंट कितना होता है बेटा, 1 होता है, सबको मालूम है I का डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो Q का डिटरमिनेंट कितना है, k²/2, तो P का डिटरमिनेंट इंटू k²/2 इंटू k क्यूब, तो ये कैंसिल आउट, P का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा ना, 2k आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2k आ गया, मतलब P का डिटरमिनेंट का वैल्यू आपके पास में 2k आ गया, और k क्या बोला है बेटा, नॉन जीरो बोला हुआ है, k क्या हुआ है, नॉन जीरो बोला हुआ है ना। k जब नॉन जीरो है तो डिटरमिनेंट ऑफ P भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा, इसका मतलब P इनवर्स इज एग्जिस्ट, जब कोई भी डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो हो तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब है ना, आपको Q मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करना है। Q मैट्रिक्स का जो 2 3 एलिमेंट है, 2 3 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो ये दिया हुआ है, तो वहां से अपन K की वैल्यू निकाल लेंगे बस, और तो क्या है, उसके लिए दिया हुआ है। तो ये जो कंडीशन है ना आपके पास, इसमें PQ इज इक्वल टू K इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जब Q कब मिलेगा आपको, Q कब मिलेगा, जब आप P को हटा दो, P हटाने के लिए मैंने P इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों, क्योंकि P इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब कोई बच्चा बोलेगा सर Q इनवर्स से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करे, और जब मेरे को कंडीशन ही Q2 3 पे दिया तो मैं Q को हटाऊं, P से क्या करूंगा मैं, तो अपन क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाई P इनवर्स, तो कितना आ जाएगा, P इनवर्स इंटू P इंटू Q इज इक्वल टू P इनवर्स K इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो P इनवर्स इंटू में P कितना आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, है ना, ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए आपको, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को Q से मल्टीप्लाई करोगे तो Q ही बचेगा। अब K तो कांस्टेंट है, P इनवर्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, P इनवर्स ही आएगा, तो K इंटू P इनवर्स आ गया, ठीक है। अब मैं Q मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकता है ना, K इंटू P इनवर्स का मतलब क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ P डिवाइडेड बाई में डिटरमिनेंट ऑफ P, ये बन के आ गया। अब है ना, पूरा एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है अपने पास, इतना टाइम लगाएंगे भी नहीं, आपको तो 2 3 एलिमेंट निकालना है। हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ P पूरा निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ P पहले निकाल लेते हैं, पहले कितना आएगा, 3 इंटू में ये 0, ये प्लस का
10 अल्फा, सॉरी 5 अल्फा, है ना, और माइनस माइनस प्लस 1, और ये गया तो ये 0 माइनस का 3 अल्फा, और माइनस का 2, और ये गया माइनस का 10, तो ये कितना आ जाएगा ना, ये 15 अल्फा माइनस का 3 अल्फा, तो 12 अल्फा प्लस का 20, डिटर्मिनेंट ऑफ पी आ गया। ठीक है, अब सुनो बेटा ध्यान से, आपको ये क्यू डिटर्मिनेंट का मतलब है क्यू आई जे के सारे एलिमेंट, आपको क्या लिखना है, Q23 लिखना है, Q23। तो Q23 का मतलब है एडजॉइंट का भी 2-3 एलिमेंट लिखना है, एडजॉइंट का भी, क्योंकि ये तो ऑलवेज सबके लिए सेम रहेगा, के भी सेम रहेगा, ये चेंज होगा बस सबके लिए, ये P23 लिखना पड़ेगा फिर, है ना। तो यार Q23 लिखना है ना, तो एक बात सुनो ध्यान से, जब अपन एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखते हैं ना तो पहले कोफैक्टर से बनाते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो आपको 2-3 निकालना है ना, तो मैं यहां पे कोफैक्टर किसका निकालूंगा, कोफैक्टर किसका निकालूंगा बेटा, कोफैक्टर निकालूंगा मैं 3-2 का। अरे ये चीज घुस रही है माइंड में क्या, क्योंकि अपन ट्रांसपोज लेते हैं, तो 2-3 ना निकाल के मैं 3-2 कोफैक्टर निकालूंगा। 3-2 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसकी बात चल रही है। तो इसके लिए पहले तो क्या होता है ना, -1 की पावर इन दोनों को ऐड करते हैं अपन, ठीक है, और फिर देखो आप इसको छोड़ो, क्या हो गया, 3 अल्फा प्लस 4, तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 3 अल्फा प्लस 4, Q23 कितना आ गया, माइनस का 3 अल्फा प्लस 4, पूरा नहीं है, इसको Q से भी मल्टीप्लाई, K से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा K इंटू में इसका वैल्यू आ गया माइनस बाहर ले लो, माइनस का K इंटू में 3 अल्फा प्लस 4, और डिटर्मिनेंट ऑफ P कितना आ जाएगा ना, अभी निकाला था 12 अल्फा प्लस 20 इज इक्वल टू कितना दिया था, माइनस का K बाई 8, माइनस K से माइनस के कैंसिल आउट, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 4 से हटा दो, ये 3 बचेगा, ये 5 बचेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई करो, 6 अल्फा प्लस 8 इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 5, तो इधर आको 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 3, तो अल्फा का वैल्यू -1 आ गया, अल्फा जब -1 आया तो डिटर्मिनेंट ऑफ P कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ P आ जाएगा 12 -12 प्लस 20, तो 8 आया, और ये किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ P किसके बराबर है, 2K के बराबर है, तो 2K, तो K का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, तो अल्फा भी आ गया और K भी आ गया। अब एक ऑप्शन पे आओ, अल्फा 0 बोल रहा है, अरे गलत है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4 अल्फा मतलब माइनस का 4 प्लस माइनस K माइनस का 4 प्लस 8, ये सही है बेटा, बी ऑप्शन आपका। आगे प्रॉपर्टी बेस पे करना है आपको, सी ऑप्शन में दिया डिटर्मिनेंट निकालना है P इंटू एडजॉइंट Q, डिटर्मिनेंट निकालना है P इंटू एडजॉइंट Q। अब ये फॉर्मूला याद कर दो बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ P अलग किया, एडजॉइंट Q का डिटर्मिनेंट अलग किया, अब ना डिटर्मिनेंट P तो ऐसे ही रखा, एडजॉइंट Q का डिटर्मिनेंट का मतलब है Q के डिटर्मिनेंट की पावर n-1। अगर ऐसे लिखा होता ना एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट Q, तो n-1 की पावर 2, ऐसे पावर बढ़ती जाती, 3 बार एडजॉइंट तो n-1 की पावर 3, ऐसे चलता रहता है ये फॉर्मूले। अब है ना डिटर्मिनेंट ऑफ P तो पता है आपको 8 है, ये है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ P तो कितना है, 8 है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ Q निकाल लो आप, डिटर्मिनेंट ऑफ Q कितना आ जाएगा ना, K स्क्वायर, K का स्क्वायर मतलब 16/2 मतलब 8 आ जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ P कितना आ जाएगा ना, कितना था 8, और उसका भी 8, ये 8 और ये 8 की पावर 2, तो 8 की पावर 3, तो 2 की पावर 9, कितना दिया हुआ है 2 की पावर 9, सही है। डिटर्मिनेंट ऑफ इसका निकालना Q इंटू एडजॉइंट P, एक ही बात है, डिटर्मिनेंट ऑफ Q इंटू एडजॉइंट P, तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q डिटर्मिनेंट ऑफ P की पावर 2, तो ये तो कितना आ जाएगा ना 8 स्क्वायर, तो 2 की पावर 9 आएगा, और इसने कितना दिया हुआ है 2 की पावर 13, ये गलत आ गया। तो कौन से ऑप्शन सही है, B और C इसके फाइनल आंसर्स में काउंट कर लेंगे बेटा। चलिए जी,
अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चंस में क्या दे रखा है ना, ये जो क्वेश्चन है बेटा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का, आपको मेन जितने फॉर्मूले सारे के सारे इसके अंदर याद हो जाएंगे ढंग से करोगे तो। इन ए ट्राइंगल एक्स वाई जेड, लेट एक्स वाई जेड विद द लेंथ ऑफ साइड्स अपोजिट टू द एंगल्स एक्स वाई जेड, अच्छा वो तो सबको पता है, एंड 2s इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर दिया हुआ है s, तो पेरीमीटर दे दिया है 2s इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक इक्वेशन दिया हुआ है s माइनस का x बाई का 4 और s माइनस का y बाई का 3, s माइनस का z बाई का 2। तो ऐसा जब भी मैथमेटिकल होता है तो अपन लेमडा मान लेते हैं। s माइनस एक्स कितना आ जाएगा 4 लेमडा, s माइनस वाई कितना आ जाएगा 3 लेमडा, s माइनस जेड कितना आ जाएगा 2 लेमडा। सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 3s माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ना 4 3 7 2 9 9 लेमडा, और x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2s, तो यहाँ पे बचेगा s इज इक्वल टू 9 लेमडा। s का वैल्यू अगर 9 लेमडा आ गया ना तो यहाँ पे पुट करो, s अगर 9 लेमडा तो x कितना आ जाएगा ना, x आ जाएगा 9 लेमडा माइनस 4 लेमडा तो 5 लेमडा, y कितना आ जाएगा ना 9 लेमडा माइनस 3 लेमडा तो 6 लेमडा, और z कितना आ जाएगा ना 9 लेमडा माइनस 2 लेमडा 7 लेमडा। ये एक्स वाई जेड आ गया। अब आप सब कुछ निकाल सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या दिया है, एरिया ऑफ इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल एक्स वाई जेड। इन सर्कल का एरिया क्या होता है, इन सर्कल का रेडियस होता है स्मॉल आर, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, है ना, और वो कितना दिया हुआ है 8 पाई बाई 3, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, स्मॉल आर कितना आ जाएगा ना स्क्वायर रूट का 8 बाई 3, मतलब लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए सब चीज दिया हुआ है। अब स्मॉल आर निकालने के लिए क्या यूज करते हैं अपन, स्मॉल आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा डेल्टा बाई का स्मॉलस, डेल्टा बाई का स्मॉलस, डेल्टा मतलब इस ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल की अगर अपन को तीनों साइड्स मालूम है तो अपन एरिया का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ना स्क्वायर रूट के अंदर पहले आएगा s कितना है 9 लेमडा इनटू में s माइनस का a मतलब x, तो ये 4 लेमडा 3 लेमडा 2 लेमडा ये आ जाएगा 4 लेमडा 3 लेमडा 2 लेमडा डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा ना s कितना दिया हुआ 9 लेमडा, और ये किसके बराबर है, और ये बराबर है 8 रूट स्क्वायर रूट का 8 बाई 3 के, ठीक है। तो आप कैंसिल आउट कर दो, लेमडा स्क्वायर से ये लेमडा कैंसिल आउट हो गया, और कितना हो जाएगा ये √3 से ये कैंसिल आउट, तो ये 3√3 बचेगा, ठीक है। 3 इससे बाहर आएगा, √3 से बाहर आएगा तो ये कैंसिल आउट, ठीक है। और 4 दूनी 8 से ये भी कैंसिल आउट, तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो लेमडा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव साइड तो हो नहीं सकती, तो लेमडा का वैल्यू 1 है, लेमडा का वैल्यू 1 है तो x 5 आ गया, y 6 आ गया, z 7 आ गया। ये आपके ट्राइंगल की तीनों साइड मालूम लगती है आपको। अब आप ऐसे एक चीज चेक करते जाओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड ए ऑप्शन। यार एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए तो आपने अभी लिखा था, तो डेल्टा कितना आ जाएगा ना स्क्वायर रूट में लेमडा की वैल्यू 1 है, तो 9 4 3 2 9 चौक 36 और 6 216, तो 6√6 आ जाएगा। कितना दिया हुआ है 6√6, एकदम सही है बेटा। बी ऑप्शन पे आते हैं, बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल है कैपिटल आर। या कैपिटल आर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं अपन ना, कैपिटल आर निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा ABC अपॉन 4 डेल्टा, 4 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल का एरिया। यहाँ पे ABC क्या दिया हुआ है साइड्स एक्स वाई जेड है, तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड वाई का 4 इंटू में डेल्टा। तो एक्स वाई जेड कितना आ गया, एक्स वाई जेड आपको दिया हुआ 5 6 7 और 4 इंटू डेल्टा क्या है 6√6, 6 से 6 कैंसिल आउट, 35 अपॉन 4√6 कितना दिया हुआ है 35। अगर मैं √6 से मल्टीप्लाई नीचे 6 आएगा, लेकिन 4 तो नहीं आया ना, तो ये गलत।
ये निकालना है, एक्स वाई जेड एंगल है। तो यार इसके लिए तो फॉर्मूला यूज करते हैं अपन। मैं बोल रहा हूँ ना, सारे फॉर्मूले बड़े एक साथ आपको इसी क्वेश्चंस में याद हो जाएंगे अगर ढंग से देखोगे तो। सी ऑप्शन के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ, स्मॉल r इज इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल R, साइन एंगल क्या है x/2, साइन एंगल y/2, साइन एंगल z/2। ठीक है, तो यहां से आपको निकालना क्या है, साइन x/2, साइन y/2, साइन z/2 इज इक्वल टू r/4r निकालना है। तो r तो आपने अभी निकाला ही होगा, r निकाला था आपने, √8/3, तो ये √8 √3 4r, तो 4 इधर ले जो 4r कितना आ जाएगा ना 35 √6, तो ये कैंसिल आउट, √2 बचा, ये 2 √2 होता है, इंटू √2 करेंगे तो 4/35 कितना दिया हुआ है 4/35, सही ऑप्शन है। डी ऑप्शन में क्या दिया ना, साइन स्क्वायर x प्लस y/2। यार ये इसको ना एक सिंगल में कन्वर्ट कर दो, साइन स्क्वायर x प्लस y/2, या तो x प्लस y/2 वाले फॉर्मूले यूज कर लो, या फिर कन्वर्ट ही कर लेते ना। साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ना, साइन स्क्वायर π/2 माइनस z/2, तो आ जाएगा कोस स्क्वायर z/2, कोस स्क्वायर z/2 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस z/2, तो 1 प्लस कोस z क्या आ जाएगा x² प्लस y² /2। ठीक है, तो अप्लाई करो, x y z का वैल्यू कितना था 5 6 7, तो ये 1 प्लस 25 प्लस 36 माइनस 45 49, 2 इंटू 5 इंटू 6/2, तो 25 ये 41 61 और 49, तो ये 2 5 ये 12 और 12 कैंसिल आउट, तो 1 प्लस 1/5/2, तो 5 और 6/10 मतलब 3/5 कितना दिया हुआ है 3/5, ये भी सही है। इसका मतलब ACD तीनों इसके फाइनल आंसर्स अपन काउंट करेंगे बेटा। चलिए जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में क्या चीज़ है ना, ए सॉल्यूशन करो ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यार ये काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा मैनिपुलेशंस किस ढंग से करना है ना वो समझो आप ध्यान से। इसमें आप डायरेक्टली इसको देखोगे ना तो टर्म्स किस किस टाइप्स की है, x² फिर xy फिर 4x फिर 2y और फिर 4। लेकिन मैं इसको ऐसे ना देख के, मैंने x के टर्म को ऐसे देखा, x² 4x प्लस 4, ये तीनों टर्म मिलके क्या बन रहा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है ना। और अगर मैं यहाँ से y कॉमन ले लूँ तो x प्लस 2 बन रहा है, तो कुछ टर्म्स मैनिपुलेट हो रही है, तो मतलब इन तीनों को एक साथ लिया तब तो बना x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से अगर y कॉमन लिया तब कितना बना अपने पास में x प्लस 2 बना। ठीक है, होल मल्टीपल में कितना है dy/dx, और इज इक्वल टू कितना है ना y² है, इज इक्वल टू कितना है y² है। अब यार यहाँ दोनों से अपन x प्लस 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बन जाएगा, यहाँ से x प्लस 2 बचा, यहाँ से y बचा। ठीक है, इनटू में dy/dx इज इक्वल टू y², तो यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ना y² डिवाइडेड बाई x प्लस 2 और ये x प्लस 2 प्लस y, ये बन के आया। अब ना मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशंस और करता हूँ, y² से इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो dy/dx y नीचे आएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे y आया, तो ये x प्लस 2 डिवाइडेड बाई का y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ना x प्लस 2 डिवाइडेड बाई का y, और y से कैंसिल आउट होके 1 बचा। ये चीज़ है। जनरली क्या होता है ना अपने पास में होमोजीनियस इक्वेशन में
एक्स अपॉन वाई फॉर्म बनता है, तो उसको अपन टी वगैरह जो मान लेते हैं। यहाँ क्या बन रहा है ना, एक्स ये बन रहा है, तो अगर यहाँ पे मैं वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू में वी मान लेते हैं। यार जनरली अपन y इज इक्वल टू एक्स वी मानते हैं ना, पर यहाँ पे x प्लस टू टर्म है, थोड़ा सा इसने ये चीज़ अपन को एक्स्ट्रा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी करके चलेंगे अपन, है ना। तो यहाँ से ये जो माना है अपन ने y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू वी, डिफ्रेंशिएट करो dy बाई डी एक्स, एक्स प्लस टू इंटू वी का कितना आ जाएगा dv बाई डी एक्स, प्लस में v इंटू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसको पुट कर देते हैं, x प्लस टू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस का v इज इक्वल टू 1 बाई ये x प्लस टू अपॉन वाई कितना आ जाएगा ना, x प्लस टू अपॉन वाई 1 बाई वी आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, सॉरी ये 1 बाई वी, ये 1 बाई वी प्लस 1, तो सिंप्लीफाई कर लो, x प्लस टू इंटू डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पे कितना बचेगा ना, ये v स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा, है ना, सिंप्लीफाई होके यहाँ बचेगा आपके पास में v प्लस 1, और इधर से ये v आया तो माइनस का v आ जाएगा, तो ये x प्लस टू इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस का v स्क्वेयर माइनस का v प्लस 1, ये कैंसिल आउट, माइनस का v बचा। अब तो क्या हो गया ना, नॉर्मल हो गया, वेरिएबल सेपरेशन वाला, इसको इस तरफ लेके जाओ, v प्लस 1 बाई वी इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस का डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस टू आ जाएगा। तो कितना आ गया, v कैंसिल आउट, 1 बचा, इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो v बचेगा, एक तो 1 बाई वी आ जाएगा ln v, और ये आ जाएगा ln x प्लस टू, माइनस बाहर आ जाएगा, और प्लस का एक कांस्टेंट आ गया। v का वैल्यू कितना, y बाई एक्स प्लस टू, तो y बाई एक्स प्लस टू ln y बाई एक्स प्लस टू बेटा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ln x प्लस टू, और प्लस का c। अब इस ln को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो ln y बाई एक्स प्लस ln y एक्स प्लस टू, ln a प्लस ln b, ln a भी होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो y बाई एक्स प्लस टू प्लस ln y बचेगा इज इक्वल टू c आ गया, ये बन के आ गया आपके पास। अब c का वैल्यू निकालने के लिए 1,3 पॉइंट दे रखा है, मतलब x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 3, तो ये 3 बाई 3 आ जाएगा, प्लस ln y का वैल्यू कितना था 3, तो ये 3 इज इक्वल टू c, तो c का वैल्यू कितना आ गया 1 प्लस ln 3 आ गया, 1 प्लस ln 3, तो आपके पास बन के आ गया y बाई एक्स प्लस टू प्लस ln y इज इक्वल टू 1 प्लस ln 3, ये ग्राफ बन के आ गया, ये करो बन के आ गया, इस तरफ एक्स वाई, इस तरफ कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है। अब अपन ऑप्शंस पे खेलते हैं बेटा, ऑप्शंस में क्या दे रखा है, इंटरसेक्ट y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, तो y की जगह एक्स प्लस टू पुट करो और x की वैल्यू काउंट करो, y की जगह एक्स प्लस टू पुट किया तो ये एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस टू प्लस में ln एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 1 प्लस ln 3, तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट, तो ये कंपेयर करेंगे x प्लस टू इज इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू 1, यस x का वैल्यू 1 आ सकता है, x का वैल्यू 1 पॉजिटिव चाहिए बस, तो x का वैल्यू 1 पॉसिबल है, तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट सही है, एग्जैक्टली 2 पॉइंट ये गलत हो जाएगा। अब ना यार आगे वाले जो दोनों ऑप्शंस है ना, उसको थोड़ा सा अपन को स्मार्टली खेलना पड़ेगा बेटा, ठीक है। इसने क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्ट कर रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू के होल स्क्वायर को, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चेक करता हूं। सी ऑप्शन में क्या चेक करना ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, है ना। तो ध्यान से सुनो आप कि y की जगह पुट करो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और आपको ये भी दिया हुआ ना कि x पॉजिटिव, ये भी माइंड में रखना है, ठीक है। तो मैं y की जगह एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर पुट किया तो एक तो कैंसिल आउट, ये एक्स प्लस टू बचेगा, है ना, और प्लस में ln एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और ये बराबर किसके आना चाहिए ना, बराबर आना चाहिए 1 प्लस ln 3 के। अब सुनो ध्यान से यार, x पॉजिटिव है तो x प्लस टू क्या होगा ना, ग्रेटर देन 2 होगा,
इक्वल टू भी नहीं लगा सकते क्योंकि इक्वल टू नहीं है, ये 2 से बड़ा है। और ये क्या होगा ना, अंदर वाला वैल्यू अगर 2 से बड़ा स्क्वायर कर रहे हैं तो ये प्लस में आएगा ln, और ये वाला वैल्यू क्या होगा ना, बड़ा होगा किससे, ln 4 से बड़ा होगा। तो ये कभी बराबर आएगा क्या 1 + ln 3 के? नहीं, कभी बराबर नहीं आ सकता यार, ये कभी बराबर नहीं आ सकता 1 + ln 3 के। साफ साफ देख लो, ये 2 से बड़ा है, ये ln 4 से बड़ा है, तो ये तो 1 + ln 3 कभी बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब गलत है, गलत है, नहीं कर सकते इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। डज नॉट इंटरसेक्ट y = अरे क्या फर्क किया है, यहां से इसने 3 डाला है, मतलब और बड़ा वैल्यू डाल दिया, तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। 2x + 2 को नहीं करेगा तो x + 3 को कहां से करेगा, लेकिन इसने लिखा डज नॉट, अब सही है, अपने लिए सही है, नहीं करेगा इंटरसेक्ट, ये सही है। तो A और D फाइनल आंसर्स में काउंट कर लेंगे बेटा अपन। हाँ जी, अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, लेट f R से R कोई फंक्शन डिफाइन है, g भी R से R, h भी R से R भी डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, 3 फंक्शन है लेकिन अपने को फंक्शन एक गिवन है fx। यार मजेदार क्वेश्चन है, सुनते रहना बस सारी चीजें ध्यान से। x³ प्लस खूब सारी चीजें सिखाएगा ये वाला क्वेश्चन आपको। एक आपको कंडीशन दे रखा है कि g ऑफ fx है ना, ये बराबर है x के, तो यहां से अपन एक चीज तो बोल सकते हैं कि g और fx इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे के, ठीक है। दूसरा h ऑफ gx इज इक्वल टू x है। पहला स्टेप आपको g डैश दे रखा है, तो मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो g डैश fx बनेगा, इनटू में फिर अंदर वाले का करेंगे तो f डैश x आएगा, और इज इक्वल टू x का किया तो 1 आएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ से g डैश fx किसके बराबर आया ना, 1/f डैश x के बराबर आ गया। अब सुनना बड़ा ध्यान से, आपको फर्स्ट ऑप्शन में वैल्यू किसका निकालना है, g डैश 2 का वैल्यू निकालना है, g डैश 2 का वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे क्या है, g डैश fx, और यहाँ पे g डैश fx, g डैश 2 निकालना है, मतलब fx को 2 होना पड़ेगा, मीन्स fx को 2 होना पड़ेगा। आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ती है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो आप fx को 2 पुट कर दो, fx को 2 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आएगी, x³ प्लस में वैसे तो साफ साफ दिख रहा है 0 आएगी, फिर भी निकाल लेते हैं, ये कैंसिल आउट, x का वैल्यू एक 0 आएगा और कोई रियल वैल्यू मिलेगा ही नहीं, तो x की वैल्यू 0। तो आप इस इक्वेशन में दोनों तरफ x = 0 पुट कर दो, तो इस इक्वेशन में दोनों तरफ 0 पुट किया तो g डैश f ऑफ 0 बना इज इक्वल टू 1/f डैश 0। f ऑफ 0 कितना है, 2 है, तो ये g डैश 2 बन गया, उसी के लिए तो अपना कैलकुलेशन कर रहे थे। और 1/f डैश 0, fx अगर आपका ये है तो f डैश x क्या आएगा, f डैश x आएगा 3x² प्लस का 3, तो 0 पे इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, तो ये तो 1/3 बन गया। दे क्या रखा है 1/15, तो ये गलत है ऑप्शन, तो ये गलत है। चलो आगे और चेक करते हैं अपन, आगे HH पे बात चल रही है, HH पे बात चलने लगी ना BCD में, तो मैं इसको उठाया बेटा, h ऑफ g ऑफ gx है ना, इज इक्वल टू x देर का। बेटा बहुत स्मार्टली खेलना आपको, देखना g आपको x कब मिल रहा है, जब g ऑफ fx बन के आएगा ना, तब उसको x लिख सकते हैं अपन। इसने क्वेश्चंस में बोल दिया ये कि g ऑफ fx को आप x लिख सकते हो, तो मैं इस यहाँ पे x की जगह अगर fx आ जाए तो ये g ऑफ fx बनेगा, तो ये कितना आ जाएगा, x बन के आ जाएगा, तो बहुत छोटा बन जाएगा, ये इसको छोटे करते रहना है। तो आप x को रिप्लेस कर दो fx से दोनों तरफ, तो यह आएगा h ऑफ g ऑफ fx, ये बन के आ गया। x की जगह मैंने fx लिख दिया, तो यहाँ भी आएगा fx है ना, जहाँ जहाँ x है। अब ये g ऑफ fx क्या बन गया, x बन गया, तो ये h ऑफ g ऑफ ये x बन के आ गया इज इक्वल टू fx। आपका डी ऑप्शन वैसे ही है, h ऑफ g ऑफ 3, मतलब x इज इक्वल टू 3 पुट कर दो, x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो h ऑफ g ऑफ 3, तो यहाँ पे f ऑफ 3 आ जाएगा, और f ऑफ 3 का वैल्यू निकाल लो आप, f ऑफ 3 कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब मतलब 27, और 3 इंटू 3 मतलब 9, और प्लस का 2, तो ये तो कितना आ जाएगा 36 + 2 38, कितना दिया है
36 दिया है, तो ये भी गलत आ गया, गलत ही गलत आ रहे हैं क्या। चलो आगे वाले देखते हैं, आगे वाले चेक करते हैं भैया। आगे वाले में एच एच बचना चाहिए, तो अगेन देखो यहाँ पे जी एक्स का ये बना मेरे पास। अब आप खुद सोच सकते हो यार, अब तो माइंड चलने लग गया आपका। अब आप खुद सोचो यहाँ पे x कब बनेगा, जब मैं अगेन x को रिप्लेस कर दूं fx से तो बन जाएगा। तो h ऑफ g ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ fx बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे कितना आएगा, यहां पे आएगा h ऑफ ये g ऑफ fx कितना x, तो ये hx किसके बराबर आ गया ना, f ऑफ fx के बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। एच एक्स किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एफ एक्स के बराबर। आपको क्या निकला, एच ऑफ जीरो। एच ऑफ जीरो का मतलब है एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू अपने निकाला ही था, 2 आया था, तो एफ ऑफ 2 निकालना है। एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 8 + 6 + 2 16, कितना दिया 16, सही है। फिर इसने डिफ्रेंशिएट करके पूछा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो एच डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ये है, किस पे निकालना है, 1 पे, तो एच डैश 1 पे निकालना है। इसका मतलब एफ डैश एक्स की जगह एफ ऑफ 1 इंटू एफ डैश 1। तो पहले तो एफ ऑफ 1 निकाल लो, अब वो यहाँ पे पुट कर देंगे। एफ ऑफ 1 कितना आएगा, 1 + 3 4 + 2 6, तो ये तो एफ डैश 6 निकालना है बेटा, इंटू एफ डैश, अरे कंपोजिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, एफ डैश 6 निकालो और एफ डैश 1 निकालो। एफ डैश 6 का मतलब कितना आएगा, 6 की, अच्छा पहले एफ डैश 6 निकाल लिया आपने ये, तो यहाँ पे 6 करेंगे, 36 इंटू 3 + 3 करना है, तो 6 × 18 1, ये आ जाएगा, तो ये 111 आ गया, इंटू एफ डैश 1 कितना आएगा, 3 3 6 इंटू 6 करेंगे तो 666 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना दिया है 666। तो कैसे कैसे रिलेट कर रहे हैं वो चीज आप लोगों के माइंड में आनी चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में क्या दे रखा है बेटा, काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, सर्कल से, और सर्कल से तो मान के चलो ये इसमें एडवांस में क्वेश्चंस आते ही है हर साल। क्या क्या चीज़ दे रखा है, C1 एक सर्कल है, x² + y² इज इक्वल टू 3 विथ सेंटर O, ओरिजिन आ गया, इंटरसेक्ट द पैराबोला, एक पैराबोला है x² इज इक्वल टू 2y, दोनों एक पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो P पॉइंट को तो निकाल सकते हैं अपन। x² अगर 2y पुट करूं तो 2y + y² - 3 इज इक्वल टू 0, तो इसको तो लिख सकते हैं अपन y प्लस का 2 एंड y + 2 नहीं, y + 3 एंड y माइनस का 1, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा ना, 1 आएगा, क्योंकि -3 पॉसिबल नहीं है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला हुआ है। y का वैल्यू जो 1 होगा तो x का वैल्यू आएगा √2 ± √2, तो √2 लेंगे अपन, तो पॉइंट P कितना आ गया ना, √2, 1 आ गया। ठीक है, आगे क्या चीज दे रखा है उसको ध्यान से देखो बेटा। लेट द टेंजेंट टू द सर्कल C1 एट पॉइंट P, तो पहले टेंजेंट निकाल लेते हैं। टेंजेंट एट P पॉइंट √2, 1, इस सर्कल के लिए निकालना है, तो अपन x1 मतलब x √2, तो ये √2x आ जाएगा, y1 मतलब y बनेगा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये टेंजेंट बन के आ गया काफी इजीली। ये जो टेंजेंट है ना, टचेस अदर टू सर्कल C2 एंड C3 एट R2 R3, तो दोनों सर्कल को जहां जहां टच कर रही है वो पॉइंट है R2 और R3 रेस्पेक्टिवली। सपोज C2 C3 है, इक्वल रेडियस है उनकी, और उनके सेंटर Q2 Q3 है, ओके, और Q2 Q3 लाइज ऑन द y एक्सिस। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं पहले अपन, ओके, तो ये आपका XY एक्सिस, इस पे एक सर्कल था x² + y² इज इक्वल टू 3, ये इस पे P पॉइंट पे √2, 1 पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो बाकी दो सर्कल को टच करे, और बाकी दोनों सर्कल क्या है ना, इसी पे लाई कर रहे हैं।
डायग्राम थोड़ा देखना पड़ेगा। अब टेंजेंट ड्रॉ करोगे अगर आप तो कुछ ऐसे ड्रॉ होगी, ठीक है। ये पॉइंट है R2, ये पॉइंट है R3, ये सर्कल का सेंटर, ये सर्कल C2 है, इस सर्कल का सेंटर है ये Q2, ये सर्कल C3 है, इसका ये सेंटर है Q3, ठीक है। अब मैं यार Q2 Q3 कैसे निकालूं? मेरे को रेडियस तो मालूम है दोनों की, और दोनों Q2 Q3 किस पे लाई कर रहे हैं ना, ये लाई कर रहे हैं y एक्सिस पे। तो अपन एज्यूम कर सकते हैं लेट Q2 एंड Q3 ये क्या है 0, t है। t का वैल्यू इसके लिए कुछ पॉजिटिव आएगा, इसके लिए कुछ नेगेटिव आएगा। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे ना, ये जो दोनों सर्कल है वो इस टेंजेंट को टच कर रहे हैं, और उस तो अपन क्या लगा सकते हैं, टेंजेंसी कंडीशन लगा सकते हैं। सर्कल्स C2 एंड C3 टचेस टेंजेंट √2x + y = 3, इसको टच कर रहे हैं। इसको टच करें तो अपन लगा सकते हैं टेंजेंसी कंडीशन। क्या लगा सकते हैं? टेंजेंसी कंडीशन। और टेंजेंसी कंडीशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि सर्कल के सेंटर से ये 0, t से इस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 0 पुट किया तो ये आ गया t-3 डिवाइडेड बाई का कितना आ जाएगा ना, √3 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे ना मोड लगाना मत भूलना। अपन मोड लगाते हैं, क्योंकि मोड नहीं लगाएंगे तो टी की 2 वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए ये सब चीज़ों पे ध्यान देना आपको। = रेडियस कितना था 2√3, तो √3 और ये 6, तो ये t-3 = +-6। तो एक तो t का वैल्यू 9 आएगा और एक t का वैल्यू -3 आएगा, ये 2 वैल्यूज आ गई। तो 9 तो ऊपर वाला होगा साफ साफ, ये 0,9 और ये 0,-3। अब अपन ऑप्शंस पे खेलते हैं। ये ओरिजिन O है, ऑप्शंस में ए ऑप्शन क्या है, Q2 Q3। यार Q2 Q3 तो साफ साफ दिख रहा है, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। Q2 Q3 के बीच का डिस्टेंस कितना है 12 है, तो ये तो सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में क्या R2 R3, यार R2 R3 अगर आप देखोगे ना तो किसको डिनोट कर रहा है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ को डिनोट कर रहा है। तो अगर मैं लिखूं बी ऑप्शन R2 R3, तो ये किसको डिनोट करेगा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, TCA। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान से सुनो। पहले तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, माइनस में क्या होता है ना, उनकी रेडियस के सम को ऐड करके स्क्वायर करते हैं, ये फॉर्मूला होता है बेटा, याद कर लो, ठीक है। प्रूफ भी इसका करवाते हैं। तो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा ना 144 आ जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, और ये कितना आ जाएगा ना 2√3 4√3 का स्क्वायर, तो 16 × 3 48। ये तो कितना आ गया, रूट के अंदर 96, तो 96 का आ जाएगा 4√6। तो R2 R3 कितना दिया है, R2 R3 दिया है 4√6, बी ऑप्शन सही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है OR2 R3, आप ऐसे मिलाओ। ऐसे नहीं पता लग रहा आपको ना, मैं डायग्राम सही से बना के दिखा देता हूं। सी ऑप्शन में डायग्राम ऐसे है, एक R2 R3 लाइन ऐसे है, R2 R3 लाइन ऐसे है, O कोई सेंटर है, ओरिजिन 0,0, इन दोनों को ऐसे मिला दिया, इनको ऐसे मिला दिया। ये जो ट्राइंगल बन गया ना, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है ना। तो अपन को चाहिए, ये बेस आ गया R2 R3 और O से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये चाहिए। अब ये R2 R3 क्या है बेटा, R2 R3 टेंजेंट ही तो है, तो किसी पॉइंट से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ही सकते हैं अपन, लाइन है टेंजेंट एक तरह का। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा ना, हाफ बेस R2 R3 कितना आएगा ना, आप लिख दो R2 R3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू
टेंजेंट, तो हाफ R2 R3 अभी निकाले थे 4√6, और टेंजेंट पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और टेंजेंट ये ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो 3/√3 आ जाएगा, तो 3/√3, ये तो कैंसिल आउट, ये √3 बचेगा, ये √3 और ये यहाँ पे कितना √3 और 3, √3 हो जाएगा 3 और यहाँ पे आ गया 2, तो ये तो 6√2 आ जाएगा। कितना दिया हुआ है 6√2, सही है आपका। फिर दिया हुआ है एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQ2Q3, P पॉइंट ये, Q2Q3 ये, तो इसका भी एक अलग से डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। डी ऑप्शन, Q2Q3 वाई एक्सिस पे है, ये Q2 है 0,9, Q3 है 0,-3 और P पॉइंट यहाँ पे कहीं ना कहीं है ना, √2,1। तो यार ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबको मालूम है, ये वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस से किसी भी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है। ये तो साफ साफ लिख सकते हो, हाफ बेस कितना आएगा 12 आएगा, डिस्टेंस ये √2, तो ये 6√2 आ जाएगा। तो 6√2 दिया गया नहीं, 4√2 दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ACB या फिर ABC आपके 3 इसके फाइनल आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में क्या दिया, लेट RS बी द डायामीटर ऑफ द सर्कल x² + y² = 1। एक सर्कल है अपने पास और उस सर्कल का इक्वेशन भी गिवन है, ठीक है, x² + y² = 1, वेयर s इज द पॉइंट 1,0। RS एक डायामीटर है और अगर ये सर्कल है तो इस सर्कल का सेंटर 0,0 होगा और रेडियस ये 1 होता है, तो ये 1,0 होगा। ये पॉइंट क्यों कौन सा दिया हुआ है, ये पॉइंट S दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट आपका R होगा, डायमीटर है तो ये -1,0। लेट P बी ए वेरिएबल पॉइंट अदर देन R एंड S। इस R और S को छोड़ के कोई दूसरा वेरिएबल पॉइंट P है, तो वेरिएबल पॉइंट P इसको मान लेते हैं R cos थीटा, R का वैल्यू 1, तो ये cos थीटा, sin थीटा, ये वेरिएबल पॉइंट आ गया, थीटा वेरिएबल है। यहाँ पे क्या है, थीटा क्या है, वेरिएबल है। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है ना, टेंजेंट्स टू द सर्कल एट S एंड P। S पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी ना वो क्या होगी आपका, ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा ना, x = 1 आ जाएगा। और एक टेंजेंट परपेंडिकुलर, एक टेंजेंट किससे पास कर रही है, P पॉइंट से, तो ये P पॉइंट से ऐसे टेंजेंट पास करेगी। ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो Q पॉइंट है, कौन सा है, Q पॉइंट। अच्छा, ये जो टेंजेंट का इक्वेशन है वो तो x = 1 है, ठीक है। और ये जो P पॉइंट पे टेंजेंट है, ये सर्कल क्या है, x² + y² = 1, तो इस पे टेंजेंट कितना आ जाएगा, x cos थीटा + y sin थीटा = 1। x का वैल्यू 1 डालेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा ना, 1 - cos थीटा / sin थीटा। तो यार इसको तो सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा 2 sin² θ/2, 2 sin θ/2 cos θ/2, तो ये कैंसिल आउट, तो sin बाई cos tan बन जाएगा, y = क्या आ गया ना, tan θ/2 आ गया। तो ये Q पॉइंट आपके पास आएगा 1, tan θ/2। यहाँ तक पढ़ लिया अपन, आगे पढ़ते हैं। द नॉर्मल टू द सर्कल एट P पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं। P पॉइंट से नॉर्मल का मतलब होगा बेटा, इस P को सेंटर से पास करवा दो, ये नॉर्मल का काम करता है, ये नॉर्मल हो गया। द नॉर्मल टू द सर्कल एट P इंटरसेक्ट ए लाइन ड्रॉन थ्रू Q पैरेलल टू RS। ये RS की पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इस पॉइंट से, तो ऐसे ड्रॉ होगा। तो इनका जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वो क्या पॉइंट आपके पास में E है, और इस E का लोकस निकालना है, इस E का किस पॉइंट से पास करेगी वो पता लग जाएगा। फिर वेरिएबल थीटा, बस थीटा एलिमिनेट कर देंगे। तो पहले एक काम सुनो आप, ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल का इक्वेशन तो लिख सकते हो आप, ओरिजिन से पास कर रही है लाइन, तो ये तो आ जाएगा y =
टेन थीटा एक्स। सर कैसे लिख दिए? अरे स्लोप निकालोगे तो साइन बाई कोस टेन, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो आप क्या? क्यू ई का, क्यू ई का इक्वेशन क्या लिखेंगे? क्यू ई क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होता है वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये किस पॉइंट से पास कर रही है? 1, tan थीटा बाई 2। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा वाई इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई, फॉर पॉइंट ई पॉइंट के लिए क्या चीज चेक करेंगे ना अपन, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स। तो ये कितना आ जाएगा? ये tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू में x। तो ये कैंसिल आउट। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया ना, या फिर 2x इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और tan थीटा बाई 2 किसका वैल्यू है बेटा? y का वैल्यू था, है ना। तो ये तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये एक पैराबोला बन के आया। कौन कौन सा पॉइंट पास करे देख लो। फर्स्ट पॉइंट कितना आ जाएगा ना? 2/3, और ये 1 माइनस 1/3, यस 2/3। तो फर्स्ट पॉइंट सही है। सेकंड वाला 1/4, तो 2 इंटू 1/2 किया, तो ये 1/2 आया। 1 माइनस 1/4 नहीं बराबर है, ये नहीं है। सी के लिए देखेंगे तो 2/3 स्क्वायर कर दो, सही है। ये फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ए एंड सी आपके फाइनल आंसर्स आ जाएंगे बेटा। तो देख लो, नोट डाउन कर लो बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम में देखोगे टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, जो कि रियल सॉल्यूशन है उनको अपन को चेक करना है, फॉर विच ये आपको दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है, ये दो एलिमेंट्स का एड हो रहा है, तो इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं दो मैट्रिक्स में, दो डिटरमिनेंट में, सॉरी। एक तो आ जाएगा x स्क्वायर 1, 2x 4x स्क्वायर 1, 3x 9x स्क्वायर 1, और दूसरा आ जाएगा x स्क्वायर x क्यूब, 2x 4x स्क्वायर 8x क्यूब, 3x 9x स्क्वायर 27x क्यूब। ये चीज़ इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, नहीं 10 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, इस फर्स्ट कॉलम में x है, तो इस x को कॉमन ले लो, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बाहर कितना आया? x क्यूब बाहर आया, अंदर क्या बचेगा? 1 1 1, 2 4 1, 3 9 1, प्लस में यहाँ से x बार, यहाँ से x क्यूब स्क्वायर और यहाँ से x क्यूब, तो 3 2 5 1 6, x की पावर 6 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 1 1 1, 2 4 8, 3 9 27 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। कुछ नहीं, सिंप्लीफाई कर लो। x क्यूब के मल्टीपल में कितना आ जाएगा बेटा? 1 इंटू में 4, तो ये माइनस का 5, माइनस 1 इंटू में 2 माइनस 3, तो ये माइनस का 1, और प्लस 1 इंटू में 18 माइनस का 12, तो 6। ठीक है, प्लस का x की पावर 6 इंटू में 1 इंटू कितना आ जाएगा ना? 27 इंटू 4, तो 728, 2 10 108 और 72, तो 6 3 36, माइनस 1 इंटू में 54 माइनस का 24, तो 30 बच गया, प्लस 1 इंटू में 18 माइनस का 12, तो 6 इज इक्वल टू 10। तो कितना बचेगा? ये प्लस 1, ये माइनस 5 और प्लस 1, तो माइनस का 4, ये 2 बच जाएगा, 2 ही बचेगा, 6 1 7, हाँ 2 बचेगा। 2x क्यूब प्लस यहाँ पे 36 में से ये गया, तो ये 6 बचा, 6 और 6 12,
तो 12x की पावर 6 इज इक्वल टू 10। 2 से और डिवाइड कर दो तो 6x की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x की पावर क्यूब को t पुट कर दो बेटा, t में क्वाड्रेटिक बन गया, तो 6t स्क्वायर प्लस t माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो 6t प्लस में 6t माइनस का 5t माइनस का 5 है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ना, 60 स्क्वायर सॉरी है ना। तो ये 6t कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 1, यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 1, तो t इज इक्वल टू -1 और t इज इक्वल टू 5/6। तो t कितना है, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का वैल्यू -1 और एक्स क्यूब का वैल्यू 5/6। रियल रूट निकालना है तो यहाँ से एक रियल रूट मिलेगा, यहाँ से एक रियल रूट मिलेगा। रियल रूट तो एक ही मिलेगा ना, क्योंकि इमेजनरी की बात चलती है तो फिर तो अपने को 3 3 6 मिलते हैं। अभी रियल रूट है तो 2 ही मिलेंगे। तो ये आपका 2 फाइनल आंसर्स में काउंट हो जाएगा बेटा, नोट डाउन कर सकते हो इसको। चलिए जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में क्या दिया, लेट m बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। यार इस एक्सपेंशन को देखो क्या क्या दिया हुआ है। इस एक्सपेंशन में दिया हुआ है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 प्लस एक्स का पावर 3 दिया हुआ है, और ऐसे लेके कहाँ तक दिया हुआ है 1 प्लस एक्स का होल पावर 49 तक। ये तो एक जीपी बन रहा है, ये तो एक जीपी बन रहा है। और प्लस में एक टर्म और लिखा है 1 प्लस एम एक्स का होल पावर 50, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है और उसका वैल्यू भी दिया हुआ है। ठीक है, निकाल लेंगे। पहला चीज तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस जीपी को। इस जीपी में देखोगे फर्स्ट टर्म कितना है ना, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, कॉमन रेशो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना, वो मेन चीज है, वो होता है फाइनल माइनस का इनिशियल। तो 49 माइनस का 2, 49 माइनस का 2 प्लस 1 करते हैं तो 49 माइनस 2 47, ये 48 आ जाएगा। तो अब तो अपन फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या लगाते हैं ना, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। तो कितना आ जाएगा, a का वैल्यू कितना है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में r का पावर n, r कितना है 1 प्लस एक्स का होल पावर कितना 48 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस का 1। तो ये कैंसिल आउट, कितना बच्चे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस एक्स का होल पावर 50 आया, माइनस में 1 प्लस एक्स का होल पावर 2 डिवाइडेड बाई का x। ध्यान से सुनना बेटा, अब मेरे को इसके अंदर चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या निकालना है इसके अंदर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये टर्म किस किस से डिवाइड हो रहा है, x से डिवाइड हो रहा है ना, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो अंदर से क्या निकालेंगे, एक्स क्यूब निकालेंगे, क्योंकि एक एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो एक्स क्यूब निकालेंगे इससे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कितना आ जाएगा 50c3 आ जाएगा, और यहाँ पे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, मैक्सिमम पावर ही 2 मिलेगा, 3 आएगा नहीं तो वो तो 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में ये टर्म और दिखा था, इस टर्म से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे निकालोगे, 50c2 m स्क्वायर, 50c2 m स्क्वायर, क्योंकि m स्क्वायर एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये बन गया। और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 3n प्लस 1 51c3 दिया हुआ है। तो बस सिंप्लीफाई कर लो, 50c3 माइनस का 51c3, ठीक है, प्लस में 50c2 m स्क्वायर इज इक्वल टू 3n 51c3। यहाँ से 1 है उसको उस साइड लेके गया। अब ना एक फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, NCR प्लस 1 किसके बराबर होता है, n प्लस 1c r प्लस 1, है ना। तो ये दोनों टर्म देखो आप, इसको इधर लेके आओ, मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता ना, NCR प्लस 1
माइनस एन प्लस वन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू माइनस का एन सी आर। ये जो माइनस है ना, ये माइनस यहाँ पे आएगा बाहर, मतलब एकदम। अब n का वैल्यू आप पुट कर दो 50, r का वैल्यू r प्लस वन का वैल्यू पुट कर दो 3, या फिर r का वैल्यू 2। अगर मैं n का वैल्यू पुट करूँ 50, r का वैल्यू 2 करूँ तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। यह आ जाएगा 50c3 माइनस का 51c3 इज इक्वल टू 50c माइनस का 50c2, ये बन के आया। यही आएगा ना। तो ये जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगा, माइनस का 50c2 आ जाएगा। तो ये 50c2 आ जाएगा, तो 50c2 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा ना, m स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 3n 51c3। सिंप्लीफाई करो, 50 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 48 का फैक्टोरियल, ठीक है, इज इंटू में m स्क्वायर माइनस का 1, 3n इंटू में 51 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 51 माइनस 3 48, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 51 बच जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल आउट। तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 50n। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 51n। n एक इंटीजर है, कब होगा ये परफेक्ट स्क्वायर वो चेक करना है। n एक क्या दिया, मैं नेचुरल नंबर दिया था क्या, ओके, वो सम पॉजिटिव इंटीजर n, तो नेचुरल नंबर है। तो n का वैल्यू 1 पुट करो तो m स्क्वायर आएगा 52, नहीं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। n का वैल्यू 2 पुट करो, m स्क्वायर आएगा 102 103, नहीं है। n का वैल्यू 3 पुट करो, m स्क्वायर आएगा 5 3 15, 153 154, नहीं ये भी नहीं है। n का वैल्यू 4 पुट करो, 204 205, नहीं ये भी नहीं है। अरे कब आएगा, n का वैल्यू 5 पुट करो तो 5 225 256, यस ये आ जाएगा। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या मिलेगा ना, n का वैल्यू 5 मिलेगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद भी स्क्वायर मिलेंगे, लेकिन सबसे छोटा तो यही है ना। तो 5 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा, नोट डाउन कर सकते हो। हाँ जी, अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x बिलोंग्स टू 0 to 1। मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स निकालने हैं। रूट्स का मतलब कि x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, वो भी 0 और 1 के बीच में। फॉर विच एक फंक्शन आपको ये दिया, ये x के टर्म्स में आएगा, ये दिया है। तो यहाँ से मैं फंक्शन एज्यूम कर लेता हूँ, लेट fx फंक्शन क्या आ जाएगा ना, fx फंक्शन ये आ जाएगा 0 से लेके x स्क्वायर तक t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी की पावर 4 dt माइनस का 2x प्लस का 1, ये आ गया, ठीक है, ओके, ये ठीक है। अब fx अपना ये आ गया। अब अगर मैं रूट्स निकालने हैं तो पहले फंक्शन का नेचर कैसा वो चेक कर देते हैं। उसके लिए मेरे को मैक्सिमा मिनिमा कितने का है, तो मैंने एफ डेस एक्स निकाला, किस टाइप का फंक्शन है, एफ डेस एक्स निकाला। तो एफ डेस एक्स में क्या करेंगे अपन ना, 0 से x, सॉरी ये क्या है, ये 0 से x है, तो पहले x को पुट करेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स का पावर 4, फिर x का 1 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा और प्लस 1, ये 0 बन जाएगा, ये बन गया। अब सुनना बेटा ध्यान से, x अपना बिलोंग कर रहा है 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। तो अपन ये तो बोल सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। एक्स स्क्वायर क्या होगा ना, 0 और 1 के बीच में होगा, और 1 प्लस एक्स का पावर 4 क्या होगा ना, 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। तो ये क्वांटिटी तो क्या है ना, लेस देन 1 है, ये क्वांटिटी 1 से बड़ा है, तो पूरा क्वांटिटी क्या होगा, न्यूमरेटर छोटा है 1 से, डिनोमिनेटर 1 से भी बड़ा है, तो पूरा क्वांटिटी 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा -2, इसका मतलब एफ डेस एक्स क्या आएगा ना, ऑलवेज नेगेटिव आएगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1। तो इसका मतलब फंक्शन किस टाइप का है,
डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब फंक्शन किस टाइप का है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन है वो एक बार ही कट कर पाएगा, या तो एक बार, अब मतलब या तो एक बार कट करेगा या फिर करेगा भी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि वो करे एक बार, जरूरी एक बार कट करे, ऐसा भी नहीं, क्योंकि अपने पास एक लिमिट लगा दी कि 0 और 1 के बीच में रहना है। तो ऐसे दो कंडीशन हो सकती है, 0 और 1 के बीच में वो ऐसे भी हो सकता है ना कि वो डिक्रीज होता होता बस यहीं पे रुक जाए, और ऐसे भी हो सकता है कि वो डिक्रीज होता 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 कट भी कर दे एक बार। तो इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सर कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, उसके लिए अपन को 0 और 1 पे वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि अगर दोनों अपोजिट साइन की है, दोनों वैल्यू अगर अपोजिट साइन की है तो बीच में एक बार कट करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, बस दोनों सेम साइन है तो एफ ऑफ 0 निकालो। नीचे भी हो सकता है, ऐसी भी ग्राफ हो सकता है ना, ये और ये कोई भी ग्राफ हो सकता है इन तीनों में से। एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा ना, एफ ऑफ 0 में अपन यहाँ 0 से 0 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, इसको पुट कर दो 0 से 0 टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी की पावर 4 इंटू डी टी, मैं ये 0 प्लस का 1, 0 से 0 लिमिट सेम है तो ये 0 आ जाएगा। तो वैल्यू कितना आ गया, एफ ऑफ 0 का 1 आ गया। एफ ऑफ 1 निकालो। एफ ऑफ 1 के लिए क्या चेक करेंगे अपन, 0 से लेके 1 तक। आप यहाँ पे टी है तो डी आप एक्स में भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4, यहाँ पे डी एक्स लिख दो, क्या दिक्कत है, एक ही तो बात है। और माइनस का 2 प्लस का 1, ये तो -1 आया। ये वाला वैल्यू चेक करना, ये -1 से बड़ा है कि मतलब ये वाला वैल्यू -1 मिला, ये वाला वैल्यू अगर आपका 1 है या फिर 1 से बड़ा है या फिर 1 से छोटा है। 1 हुआ तो 0 बन जाएगा, 1 से बड़ा हुआ तो फिर पॉजिटिव, 1 से छोटा हुआ तो नेगेटिव। 1 क्या है वो चेक करना है। तो यार इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, वैसे इंटीग्रेशन में आपको जस्ट एक आइडिया लगाना है, आपको जस्ट एक आइडिया लगाना है बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एक आइडिया लगाना है, तब मैं इस मेथड को यूज करता हूँ, एस्टिमेशन मेथड को। आपको जस्ट एक आइडिया लगाना है कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। तो यार ये जो वैल्यू है ये 1 से छोटा है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये वाला वैल्यू 1 से छोटा है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो 0 से 1 तक, तो ये भी ट्रू होगा। तो ये तो आपको चाहिए है ना, रिक्वायर्ड है ये तो, इंटीग्रेशन आई, और इज लेस देन किससे होगा, ये 1 का हो जाएगा, एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 1, तो ये तो आई लेस देन 1 आएगा, ये वाला वैल्यू तो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। जब ये वाला वैल्यू लेस देन 1 है, 1 से कम है और माइनस का 1 करना है, तो पूरा क्वांटिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये क्वांटिटी क्या पॉजिटिव है, इसका मतलब बीच में एक बार कट करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन कितना आ जाएगा ना, 1 आ जाएगा बेटा। इसको ऐसे अपन डील कर सकते थे। चलिए जी अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला ये आ गया जी, अगला क्वेश्चन ये है। तो भैया क्वेश्चन सारे क्लियर हो रहे हैं ना, ठीक है, खुद से सोल्व करने का ट्राई किया करो पहले यार, जैसे क्वेश्चंस देखा मेरा, फिर खुद से ट्राई करने की, मतलब ये सोचा करो यार कि मेरे से बन पा रहा है, एक बार फर्स्ट खुद का एक थोड़ा सा अटेम्प्ट लगाने की ट्राई किया करो, फिर लॉजिक ये समझा करो, है ना, तो उससे थोड़ा आउटपुट मिलेगा। तो एडवांस के लिए तो तुम बढ़िया से जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है वो तो टिप्स पे रहनी चाहिए, और बाकी तो यार प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 2 हो गया, अपना एक्सरसाइज हो गया, इन सब पे बढ़िया से ध्यान देना। लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर सच दैट लिमिट एक्स टेंस टू 0, क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर इंटू में साइन बीटा एक्स लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई अल्फा एक्स माइनस का बीटा एक्स। अब यार ये टर्म जो इंटू में लिखा है ना, इसको तो मैं डायरेक्टली बना सकता हूँ, यहाँ पे बीटा एक्स है, बीटा एक्स 0 को जा रहा है, तो आप है ना बीटा एक्स से डिवाइड किया और बीटा एक्स से ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो टर्म मैं सर ब्रैकेट में बना रहा हूँ ना, ये वाला जो टर्म ले रहा हूँ मैं, लिमिट जब एक्स टेंड्स टू 0, तो ये टर्म किसको जाएगा, ये सम किसको जाएगा, ये टर्म 1 को जाएगा, 1 को जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ऊपर बन जाएगा एक्स क्यूब इंटू में बीटा, और नीचे क्या कितना आ जाएगा ना, नीचे वही तो नहीं यार, अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, थोड़ी अल्फा एक्स माइनस का साइन एक्स है, ठीक है, अल्फा एक्स माइनस का साइन एक्स है। तो यहाँ पे
अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स को आप एक्सपेंड कर दो। कहां तक एक्सपेंड करना है मैक्सिमम, क्या कितना है, एक्स क्यूब तक ही करना पड़ेगा। तो यार करो, x माइनस का एक्स क्यूब का पावर 3 फैक्टोरियल ये आएगा, फिर प्लस में आएगा, छोड़ो करना ही नहीं है मेरे को तो आगे, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब ना यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब इंटू में बीटा डिवाइडेड बाई में x कॉमन ले लो, अल्फा माइनस का 1 प्लस में एक्स क्यूब अपॉन में 3 क्यूब मतलब कितना 6 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब सुनना बेटा ध्यान से, अब आएगा मस्त मस्त चीजें। जब लिमिट x टेंस टू 0 को जा रहा है, ठीक है, तो ये वाला टर्म एक्सेप्टेबल है क्या, ये वाला टर्म, क्योंकि अगर ये वाला टर्म हुआ ना तो क्या बन जाएगा, ऊपर तो एक्स क्यूब नीचे फिर एक्स, कोई काम ही नहीं है, एक्स स्क्वायर फिर 0 को जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू दिया है 1, इसका मतलब ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए। नहीं कब होगा, जब इसका कोफिशिएंट 0 हो, इसका मतलब अल्फा माइनस 1 तो 0 होना पड़ेगा, तो अल्फा का वैल्यू तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो फिर बचा क्या, फिर ये बचा लिमिट x टेंस टू 0 ऊपर एक्स क्यूब नीचे भी एक्स क्यूब, ये 6 ऊपर चला जाएगा और बीटा भी ऊपर था, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट, तो 6 बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। आपको निकालना है क्या, 6 अल्फा प्लस 6 बीटा, 6 अल्फा का वैल्यू तो 6 आ जाएगा, 6 बीटा का वैल्यू 1 आ गया, तो 7 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था यार, मेंस रिलेटेड क्वेश्चन थे ये तो। और इस बार सही में ना इस पूरे पेपर को मैंने अगर एनालिसिस करे ना, तो पूरा पेपर बाकी पेपरों को कंपेयर में काफी इजी है। चलिए जी अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी अपना, देखो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था यार। हाँ क्या दिया हुआ है, z एक नंबर दिया हुआ है, सॉरी एक सेकंड है ना, सब सही है क्या, यस, z एक नंबर दिया हुआ है और z इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है ना कि -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, और ये किस, ये क्या होता है, ओमेगा होता है, ये क्या होता है, ओमेगा होता है। जैसे ही अपन ओमेगा में लिखता हूँ ना, तो मेरे को 2 फॉर्मूले एक साथ लिख देने चाहिए, ओमेगा क्यूब का वैल्यू तो 1 लिख देना चाहिए और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 लिख देना चाहिए। अब है ना z की जगह ओमेगा आ गया, आर एस इनमें से कोई ना कोई वैल्यू होगा, आर एस इनमें से कोई ना कोई वैल्यू होगा, ठीक है, 1 2 3 में से, और p इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, एंड i विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 दिया हुआ है, ये 2 ऑर्डर का ही है। देन द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर एस फॉर विच p स्क्वायर इज इक्वल टू -i। ये जो p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, p इंटू पी करेंगे, p का वैल्यू कितना आ जाएगा ना, ये z की जगह माइनस ओमेगा, तो ये माइनस ओमेगा की पावर r, ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 2s, ये ओमेगा की पावर 2s है ना, और ये ओमेगा की पावर r, और इनटू में माइनस ओमेगा की पावर r, ओमेगा की पावर 2s, ओमेगा की पावर 2s और ओमेगा की पावर r इज इक्वल टू माइनस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब -1 0 0 -1। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, माइनस ओमेगा की पावर r माइनस ओमेगा की पावर r, तो माइनस ओमेगा की पावर 2r, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, प्लस में ओमेगा की पावर 4s, ओमेगा की पावर 4s, ठीक है। इस ये टर्म कितना आएगा, माइनस ओमेगा की पावर r, ओमेगा की पावर 2s प्लस में ओमेगा की पावर 2s इंटू ओमेगा की पावर r। नेक्स्ट टर्म कितना है, ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर r और ओमेगा की पावर 2s प्लस में ओमेगा की पावर r इंटू ओमेगा का पावर 2s। यहाँ पे देखोगे ओमेगा का पावर 4s आ जाएगा और ओमेगा प्लस ओमेगा का पावर 2r आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना दिया ना, -1 0 0 -1। कंपेयर कर दो, ये टर्म सेम है क्या, ये सेम है, अरे माइनस ओमेगा की पावर 2 लगा दो या फिर इसको लगा दो, सेम ही तो है ना। तो ये तो लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ ना, ओमेगा की पावर 2r बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, पहले 2 पावर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव बाहर निकाल लो, और प्लस में
ओमेगा का पावर 4s इज इक्वल टू -1 है। इसको इधर लेके आओ, 1 प्लस ओमेगा का पावर 2r प्लस ओमेगा का पावर 4 इंटू एस इज इक्वल टू 0। यार ओमेगा की पावर 4 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ओमेगा की पावर 4s को ओमेगा की पावर 4 होल पावर s। ओमेगा का पावर 4 कितना होता है, ओमेगा होता है ओमेगा की पावर s। तो 1 प्लस ओमेगा का पावर 2r प्लस में ओमेगा इज ओमेगा का पावर s। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर का पावर r और ओमेगा का पावर s इज इक्वल टू 0। ये बन के आया। आर एस का वैल्यू देखो आप 1 ले सकते हैं अपन, आर का वैल्यू 1 और एस का वैल्यू 1, तो ये सेटिस्फाई करेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा 0। तो एक तो सेट ये आ गया। आर का वैल्यू अगर मैं 1 लूँ, एस का वैल्यू अगर मैं 2 लूँ, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर नहीं हो पाएगा। आर का वैल्यू अगर मैं 1 लूँ, एस का वैल्यू अगर 3 लूँ, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा क्यूब नहीं बन पाएगा, है ना। आगे आप कोई भी ले लो, आप 3 ले लो, ये सेम लेने पे बने, ये आपका सेम लेने पे मतलब 1 पे बनेगा, 3 पे बनेगा क्या, 3 अगर लेंगे तो आप, तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा का पावर 3, ओमेगा का पावर 3 कितना बन जाएगा, ये तो 1 बन गया, तो 3 आ जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो बाकी किसी वैल्यू पे नहीं बनेगा, एक ही ऑर्डर्ड पेयर आएगा। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये बाकी वाले को सेटिस्फाई कर रहा है कि वो भी चेक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर 0 हो जाएगा। तो बाकी वाले क्या है, बाकी ये है माइनस ओमेगा की पावर r, तो मतलब r की वैल्यू 1 माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है, प्लस में ओमेगा स्क्वेयर इंटू ओमेगा, तो 0 आ रहा है, सही तो है। और इसको देखोगे तो ये भी 0 आ जाएगा, तो 0 0 दिए, इसका मतलब एक ही ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तो बेटा मेरी तरफ से पूरा हो जाए सारा का सारा पेपर। इसमें जो भी टाइप की आपको डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है ज़रूर मेरे को बताना, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड नेक्स्ट पार्ट जो है वो जल्दी लेके आते हैं। ऑल द बेस्ट बेटा।